Assalamualaikum, good morning, सुबह बखैर। Hopefully it's a good morning, especially for people here in Karachi because कल जो बारिश हुई है, अब हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कंपैरिजन हम किसी और शहर से नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादा कम बारिश भी हो तो हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो कल दिन में भी बारिश हुई और पूरी रात भी बारिश होती रही। However, we will talk about that later because is it a good morning for the people in Karachi? Yes, but is it a good morning for the people across the country? Yes. Why? Because पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने लिटरली दिल दहला दिए हैं। हर आदमी अमीर हो, गरीब हो, मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो ये सोचने पे मजबूर है कि उसने ज़िंदगी का पहिया कैसे आगे चलाना है, बढ़ाना है, क्योंकि जो इजाफा किया गया है दुनिया के 5-6 टॉप उन ममालिक में शामिल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों में। एट द सेम टाइम हुकूमत ये कह रही है, और ठीक है, 3 हफ्ते उन्होंने ये बोझ बर्दाश्त किया। बोझ क्या बर्दाश्त किया? मतलब जितनी लेवी ली जा रही थी उससे ज्यादा ही थी जितनी सब्सिडी दी जा रही थी। अगर उसे सब्सिडी कह लिया जाए, उसे सब्सिडी कह लिया जाए, लेकिन जो इजाफा हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। बताएं जी कितना हुआ? आपको पता है पेट्रोल की कीमत 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई है। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। आप ये कह रहे हैं ना, तो एक दिल जो है वो एकदम से भर आता है और एक टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है कि वेयर आर वी गोइंग विद दिस, मतलब इन वन गो ये कितना ज़्यादा इजाफा है। और टू थिंक कि अभी 2-3 हफ्ते पहले, कितनी देर पहले जो पहले इजाफा हुआ था, 3 हफ्ते पहले, हाँ, महीना भी नहीं हुआ उसको, और डर तो इसका था, लेकिन द फिगर्स आर डॉन्टिंग। मुल्क की तारीख में पहली बार एक साथ इतना बड़ा इजाफा किया गया है। और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने रात गए मुश्तरका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें कहा कि खलीज की ऑब्वियसली जंगों की वजह से आलमी मंडियों में भी भूचाल जो है वो आया हुआ है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनके पास स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर भी मौजूद हैं, मगर वहाँ भी तवानाई की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कंपैरिजन एक दे रहे थे, लिसन टू दैम। मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 458 रुपीज 40 पैसाज, डीजल 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। वसाइल महदूद हैं और इस जंग के इख्तिताम की कोई अभी हालत सामने नजर नहीं आ रही। अच्छा, जंग के इख्तिताम की सूरत अभी नजर नहीं आ रही। हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जाहिर है हमने कीमतें पहले बढ़ा के देख ली, लेकिन क्या उससे हमारी कंजम्पशन पे फर्क पड़ा? हमारी कंजम्पशन तो उल्टा बढ़ गई। उसमें एक ये भी बात की जा सकती है कि ईद थी, त्यौहार था और रमजान था, नेचुरली कंजम्पशन थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन हमारा इंपोर्ट बिल किस तरह से अफेक्ट होगा? अब ये जो सूबों की मदद से एग्रीकल्चर और मोटरसाइकिलिस्ट्स को रिलीफ देने का प्लान बनाया गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, इस पे इंप्लीमेंटेशन कब से शुरू होगी? एंड वंस अगेन एक पॉइंट रिइटरेट करने की जरूरत है कि हाउ इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एनी सिटी इज इन दीस डेज। कितनी चीजें हैं ना जो अब ऐसी समझ आती हैं। एनीवे जी, ये भी आपको बता दें, बल्कि आपको सुना देते हैं कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का क्या कहना था इस ऐलान के बाद। सुने। मोटरसाइकिल्स, 2 व्हीलर्स के लिए इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी का हम ऐलान कर रहे हैं, वो ये है कि 100 रुपये पर लीटर, और उसकी जो कैप होगी, जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है, वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी, ताकि हार्वेस्टिंग के वक्त, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादा, तो उसमें उनकी पूरी इमदाद की जाए। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जो माल बर्दारी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लिए भी 100 रुपये पर लीटर, और ये हम मंथली इसका रिव्यू करेंगे, लेकिन 1 महीने के लिए एट द फॉलोइंग स्केल हम ये सब्सिडी अनाउंस कर रहे हैं। फूड आइटम्स की होती है, वो ट्रक्स के थ्रू होती है, और तकरीबन 80-85% जो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रकिंग के थ्रू हो रही है। तो उसके लिए 70,000 रुपया पर मंथ इसका ऐलान किया जा रहा है।
सो टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया है। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती निर्ख पर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों से फी लीटर 100 रुपए कम वसूल किए जाएंगे। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गुड्स एंड ट्रक ट्रांसपोर्टर्स को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जो कि डीजल की कंजम्पशन करती है और डीजल पे बहुत बड़ा इन्हिसार है उसका। अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक सब्सिडी देने की बात अब्दुल्ला, इस सारे जो आपने बातें की है ना, ये सारे सवाल भी बनते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक टू खुर्रम शहजाद, मुशीर वजारत खजाना है। खुर्रम भाई, वैसे आपको तो सुन रहा था मैं जियो पे कल, और आप कह रहे थे कि फौरन नहीं होगा इजाफा, लेकिन जाहिर है ऐसा मतलब फौरन हुआ कि इससे ज्यादा फौरन तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो पूरा मुल्क पूछ रहा है कि जब हुकूमत ये कह रही थी कि तेल हमारी तरफ आ रहा है ईरान से और वो जहाज जो हैं वो चल रहे हैं, एटलीस्ट हमारे लिए तो चल ही रहे हैं, व्हाट हैपेंड कि इतनी इंक्रीज एकदम से विद इन अ मैटर ऑफ 3-4 वीक्स दूसरी बार? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। पहली बात तो ये आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला, आपने एक पॉइंट आउट किया कि कंजम्पशन जो है वो रुक नहीं रही, और कंजम्पशन आप देखें 8% पिछले महीने के मुकाबले में, फरवरी के मुकाबले में पेट्रोल की है, और 13% जो है वो डीजल की है। जी खुर्रम भाई, वी कैन हियर यू। जी कैरी ऑन। आई थिंक देयर इज अ डिस्टॉर्शन एंड जाहिर है सवालात तो बहुत से हैं। अब हिसाब किताब भी लगाना है कि जब से ये जंग शुरू हुई है हम उन चंद ममालिक में हैं जहां सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है। जी खुर्रम साहब, अब हमें आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, लेकिन अगर मसला हो तो कॉल पे ले लेना, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट पे हूं ना इसलिए। दैट्स फाइन, प्लीज कंटिन्यू। जी ठीक है, जी ठीक है खुर्रम साहब, आप बताइएगा। जाहिर है आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका असर हम पे भी आ रहा है, लेकिन ये असर बहुत ज्यादा है। आपने कहा कि डीजल पे सब्सिडी सिफर कर दी गई है, पेट्रोल पे और बढ़ा दी गई है। क्या सूरत बनती देख रहे हैं? हाउ कैन वी सस्टेन, हाउ कैन वी रियली लिव लाइक दिस? अच्छा, बाय द वे एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अब्दुल्ला, आपने पॉइंट आउट किया बड़ा अच्छा एक जो है वो फिगर कि जो पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन है वो एक्चुअली बढ़ गई। आपको पता है जो पाकिस्तान ने 55 रुपया बढ़ाया था, आपको याद होगा सबसे पहले, उसके बाद 3 वीक्स तक जो है प्राइसेस को फ्रीज रखा गया ताकि जो है एक आम आदमी को इम्पैक्ट ना पड़े और कंजर्वेशन के थ्रू, ऑस्टेरिटी के थ्रू मसले हल हों और हर कोई अपनी जगह पे एनर्जी को जो है वो बचाए। तो 8% जो है ना वो पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ी है और 13% जो है वो डीजल की बढ़ी है। ये मैं मंथ और मंथ बात कर रहा हूँ, फरवरी और मार्च के बीच में। तो देखें, एक तो ये चीज है कि मेरे ख्याल में प्राइस जो है ना वो अल्टीमेटली एडजस्ट होनी थी। और देखें, गवर्नमेंट भी कंटिन्यूस सब्सिडीज के साथ नहीं चल सकती। IMF प्रोग्राम में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ऑफ कोर्स जितना प्रोटेक्शन दी जा सकती थी वो दी है, और वेट किया जा रहा था कि हो सकता है जंग जो है वो रुक जाए। देखिए, किसी को पता नहीं है किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मिक्स स्टेटमेंट्स आ रहे थे, और अभी भी आप देखें दोबारा से वो जो एक था एक्सपेक्टेशंस की जंग रुक जाएगी, वो नहीं रुकी। तो पॉइंट ये है कि एक तो कंटिन्यूस सब्सिडीज के साथ रहना मुश्किल है, दूसरी बात ये है कि प्राइस पास ऑन के साथ जिस सेगमेंट को सपोर्ट किया जाना है वो सेगमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि 2 व्हीलर्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। इसका क्या मैकेनिज्म है खुर्रम साहब? कोई भी मोटरसाइकिल सवार, एक मिनट, कोई भी मोटरसाइकिल सवार जब पेट्रोल पंप पे जाएगा तो उसको 100 रुपए कम में पेट्रोल दस्तयाब होगा, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनीथिंग। मतलब जस्ट द फैक्ट दैट ही इज ऑन अ मोटरबाइक, एज इजी एज दिस इज हाउ इट शुड बी। बाय द वे, आपके पास बाइक है, आप आए 100 रुपए कम पे पेट्रोल डलवा लें। जी जी, देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि ये प्रोविंशियल इकोनॉमी के जो है एम्बिट में है, बट आप लोग डिस्कस कर चुके हैं ना वज़ीर आला से। जी जी, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रोविंशियल इकोनॉमी, हुमा एंड अब्दुल्ला, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोविंशियल इकोनॉमीज के पास हार्डकोर डेटा है, टू द पॉइंट डेटा है कि कितनी मोटरसाइकिल्स हैं किस सूबे में, और उन्होंने खुद ये चीज प्रपोज की कि जी ये हम इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि ये हम कर सकते हैं, हमारे पास डेटा है। और दूसरी बात ये BISP का डेटा है कि कौन डिजर्विंग है। ऐसा नहीं कि सारे मोटरसाइकिलिस्ट भी डिजर्विंग है। आप देखिए, कोई हैवी बाइक है किसी के पास जो कोई अफोर्ड कर सकता है, तो लाजमी नहीं कि वो डिजर्विंग हो, लेकिन फिर भी ये 1000 रुपया जो है तकरीबन महीने का 20 लीटर बनता है रफली, वो सबके लिए है, ज्यादातर ऐसे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये BISP और इसको जो है वो एक ऐप है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा उसके बारे में कि IT मिनिस्ट्री ने जो है एक ऐप डेवलप की है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ वगैरह के साथ मिलके, जो कि आपको ये बता सकती है कि किस तरह से अगर पेट्रोल पंप पे कोई आता है
और वो जो है ओटीपी के थ्रू जो है उसके पास रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अगर है, मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, गाड़ी रजिस्टर्ड है, स्पेशली मोटरसाइकिल, तो वो जो है इसको अवेल कर सकता है। लेकिन बीआईएसपी का मैकेनिज्म है, प्लस देखिए दोनों के पास हारी कार्ड भी है, किसान कार्ड भी है। खुर्रम साहब, नाउ वी टॉकिंग अबाउट पीपल, देखिए हम बीआईएसपी की वो टारगेट ऑडियंस है जो कि जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, शायद उनके पास मोटरसाइकिल भी ना हो। हम यहाँ पे अपने ही दफ्तर की बात, वी कैन हेयर अनाउंसमेंट्स, इट्स ओके, वी विल पॉज फॉर अ मोमेंट। हम यहाँ अपने ही इर्द गिर्द लोगों की बात कर लें। अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है, 55,000 तनख्वाह है, 60,000 तनख्वाह है, किराए का घर है, मतलब उसकी दुनिया ऊपर से नीचे हो गई है पेट्रोल की इन कीमतों के बाद। क्या उसको ये सहूलत मिलेगी कि उसे 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल कम में दस्तयाब होगा ऑन अ पेट्रोल स्टेशन? जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ये डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर की बात हो रही है। डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर कि अगर बीआईएसपी के अंडर है और वो अफोर्ड जो है कर सकता है, उसको नहीं मिलेगी। मैं किसी इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो अफोर्ड कर सकता है उसको नहीं मिल सकती ना, कि गाड़ी है अगर उसके पास और वो मैं गाड़ी की बात ही नहीं कर रहा सर, मोटर बाइक वालों की बात कर रहे हैं। और मोटर बाइक वाले जो बीआईएसपी पे रजिस्टर्ड है उनकी परसेंटेज भी आप निकाल लीजिए कितनी होगी। जी 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 बिल्कुल। देखिए, मैं तो बाइक की बात करता हूँ कि बाइक की अगर बात करें तो वो 1000 रुपए बाइक के लिए एलोकेटेड है, उसको मिलेगी सब्सिडी। वो बीआईएसपी के थ्रू मिले, वो इस ऐप के थ्रू मिले, वो मिलेगी। वो प्रोविंशियल एम्बिट के पास है। अगर आप ईच प्रोविंसेस अब ये भी करें, ये आपको वो बताएंगे बहुत डिटेल में कि कैसे वो ट्रांसफर करेंगे। ओके खुर्रम साहब, आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। हमारे साथ ही बहुत से लोग काम करते हैं जो कि बाइक्स पे आते हैं लेकिन वो बीआईएसपी पे एनरोल्ड नहीं है। उनके साथ क्या होगा ये बता दें, सिंपल। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त बाइक वाले के लिए जो 1000 रुपया है वो बाइक वाले के लिए अवेलेबल है। बीआईएसपी के अंदर आपको डेटा मिलता है कि कौन जो है वो अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। लेकिन बाइक के लिए सबके लिए है। दूसरी जो चीजें हैं जिसके अंदर आप देखें, उसके अंदर हारी की भी बात की गई है कि अगर छोटा किसान है उसको 1500 रुपए पर एकड़ वन टाइम दिया गया है, वो भी है इसके अंदर। फिर बसेस को भी दिया गया है, फिर लार्ज व्हीकल्स को भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें, कल भी आपसे सवाल पूछा गया था, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव हियर? प्रोविंसेस के पास मैकेनिज्म मौजूद है। व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव हियर? हम अपनी इंपोर्ट बिल कम करने की वजह से ये इकदाम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे हमारी कंजम्पशन कम होगी। जाहिर है प्रेशर तो आ रहा है, उधर से रेमिटेंसेस का भी हमें लिटरली धड़का है। अगर यही सूरत हाल रही जो यूएई और सऊदी अरेबिया से हमारी रेमिटेंसेस आती हैं और बड़ा मेजर सपोर्ट है, उसमें भी अगर डेंट लगेगा तो हम किस तरह अपना ये इकदाम जो हैं ये इंपोर्ट बिल बैलेंस करने के लिए किए जा रहे हैं? व्हाट इज द टारगेट दैट यू आर लुकिंग एट? ये देखें, बात ये है कि डिमांड को जो है ना वो मैनेज करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सब्सिडाइज करते रहें, कंजम्पशन 15% पे 10% पे बढ़ती रहे और आप कहें कि जी मेरे पास फ्यूल बहुत ज्यादा है और मैं जो है अनएंडिंग सब्सिडीज देता रहूंगा कर्जे लेकर। तो देखें, एक तो ये ना कि कहीं ना कहीं प्राइस तो बढ़ानी है ना। पूरी दुनिया में 80% बढ़ गई है प्राइस पूरी दुनिया में, और हमने 3 हफ्ते से नहीं बढ़ाई थी इस एंटिसिपेशन में कि जंग रुक जाएगी, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। वो नहीं आई, तो नेचुरली जितना अफोर्ड कर सकती थी गवर्नमेंट वो कर दिया। एक 152 बिलियन रुपीस की एक जगह बनी थी और एक आईएमएफ के साथ भी डिस्कशन था, वो हो गया। अब उसके बाद आगे जाते हुए जो है अगर प्राइस नीचे आती है, और देखिए ये रिव्यू होगा ना, हर वीक रिव्यू होगा और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कल को जंग बंद होती है, प्राइसेस फौरन नीचे आती है, तो नेचुरली इसको पास ऑन भी किया जाएगा। सर कंजम्पशन कैसे नीचे आएगी ये बता दीजिए। देखिए, हमने कोई वो मेजर्स तो लिए नहीं हो जो हम सारे बात कर रहे थे। और बिसाइड्स आपने जो पीछे 3-4 हफ्तों का जो एक डेटा दिया है और फिर जाके सारी बढ़ी है और आप कह रहे हैं जी डिमांड तो हमने देखा है बहुत ज्यादा बढ़ गई। 8% पेट्रोल जो है वो यूज हुआ, 13% आपने डीजल का कहा। वो ईद टाइम था, रमजान था, मतलब आप उसको जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। उसके अलावा कोई लॉकडाउन टाइप जो हमने मेजर्स का सुना था वो वाले तो हुए ही नहीं। तो क्या एक्यूरेट एनालिसिस इस वक्त हुआ है कि किस तरह डिमांड बढ़ गई? बिकॉज दिस इज नॉट मैचिंग अप। अब जो बताया गया है, अब जो प्राइसेस हो गई हैं उसके बाद तो शायद डेफिनेटली ये चीजें कम होंगी, लेकिन कोई ऐसे मेजर्स भी तो हुकूमत को करने चाहिए थे कि नहीं? अच्छा, टेलीफोन पे ले लें जी। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, बताएं। जी मेरी आवाज आ रही? जी अब आ रही है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक्यूरेट डेटा है। ये ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, ये एक्चुअल डेटा है उनका कि कितनी कंजम्पशन बढ़ी है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये एक्चुअल डेटा है कि प्राइस 55 रुपए बढ़ाने के बाद
कंजर्वेशन करने के बाद और ये सब चीजें रिक्वेस्ट खुरम करने साहब, के वी बाद अंडरस्टैंड ये एक्चुअल डेटा है, हम यही तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट द टाइम ऑफ द डेटा वाज अ रमजान ईद टाइम, so that is a very time specific data, क्योंकि वो दिन भी तो कुछ और थे ना, हम नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हुमा मुझे एक्सप्लेन करने देना। आप लास्ट ईयर भी रमजान था ना, लास्ट ईयर भी ईदी 10 दिन का फर्क होता है ना रमजान में, कोई ये तो नहीं होता कि 2-2 महीनों का फर्क आता है। तो लास्ट ईयर भी ये था, लास्ट ईयर के मुकाबले में इनफैक्ट 19% इंक्रीज है। आप जरा नंबर देखें ना, पहले आपको अंदाजा होगा कि नंबर्स कहाँ गए। तो देखिए नंबर्स के हिसाब से इम्पैक्ट ही नहीं आया। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्राइस पास ऑन कर रहे हैं, साथ में कंजर्वेशन कर रहे हैं, साथ में आप ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, आपने कट भी किया, एक्सपेंडिचर्स भी कट किए अपने, तो एक कहीं ना कहीं आगे प्राइस बढ़ानी ना। आप ही के प्रोग्राम में आप सर कहीं ना कहीं सर्टनली बढ़ानी है, बट वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट। कि जी प्राइस बढ़ानी नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइस क्यों बढ़ा रही है, कहेंगे कि प्राइस बढ़ाएं। हम ये कह रहे हैं कि वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एक तो वी ऑल नीड टू एग्री ऑन दैट, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। नहीं, नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है कितनी इंक्रीज हुई है? आप मुझे कंबोडिया में हुई है, नाइजीरिया में हुई है, आप मुझे बताएं कि बाकी हम पहले 10 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ आपको। हमने 3 वीक जब रोक के रखी के प्राइस 80% बढ़ी। आपको पता है ना, कल ही परसों प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था यूएई ने कितनी बढ़ाई है प्राइस? 70% यूएई ने बढ़ाई है, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑयल। मतलब हम तो प्रोड्यूस भी नहीं करते ना, हम तो एक्सपोर्ट भी नहीं करते। जब यूएई बढ़ा सकता है 70% डीजल की प्राइस, तो हम कहां किस तरह के बर्दाश्त करेंगे? मुझे बताएं ना, दुनिया का मसला है जी ये, आप समझे तो सही। 100% ये दुनिया का मसला है, साझा प्रॉब्लम है। अगर हम ये साझा प्रॉब्लम है सर्टेनली। देखें, और वो जब सब्सिडी दी जा रही थी, वैसे एक राय ये भी है कि हुकूमत उसे सब्सिडी कह रही थी, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड सब्सिडी, लेकिन जितनी लेवी थी और जितनी सब्सिडी थी, लेवी फिर भी ज्यादा थी एज कंपेयर टू द सब्सिडी। दैट्स राइट। वो अब मुझे बताइएगा। नहीं, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। हाँ, मैं आपको लेवी का जवाब देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब्दुल्ला प्लीज मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए लेवी जो है ना, पहले आपको पता है ना 55 रुपए दोनों पे थी, ठीक हो गया। 106 रुपए थी पेट्रोल पे और 55 रुपए डीजल पे कर दी गई थी। उस वक्त भी जो ब्लैंकेट सब्सिडी थी अब्दुल्ला, वो सबको मिल रही थी। उस वक्त रिच को भी उतनी मिल रही थी, 70-78 रुपए जो चला सकता था उसको भी इतनी मिल रही थी। आज क्या ये है कि डीजल से सब्सिडी, डीजल से लेवी टोटल खत्म कर दी है और पेट्रोल पे डाल दी है, ताकि वही वाली चीज जो पहले अफोर्डेबल जो दे रहा था, कर रहा था, अब उसके ऊपर थोड़ा सर मुझे ये सिर्फ बता दीजिएगा, how are we aiming at curtailing the consumption? वर्क फ्रॉम होम हमारा उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सका, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां चल रहे हैं, शादियां फंक्शन एवरीथिंग, द लाइफ इज नॉर्मल। ताजर भी नहीं माने, मार्केट्स भी जरा अर्ली बंद हो, मतलब ये सब कुछ नहीं हो पाया, तो कंजम्पशन कैसे कम करेंगे आप? मैं बताता हूं आपको। देखें, कंजर्वेशन में बिल्कुल ये प्लान भी है, और ये देखें ये प्रोमिसेस को करना है ना। हमने तो सारी, फेडरल ने क्या किया है, फेडरल ने अपना एक पूरा जो रोल प्ले करना था 152 अरब रुपए का, वो किया ना पूरा। उसके बाद अब प्रोविंसेस सामने आए, उन्होंने खुद ही ये किया। बड़ी अच्छी बात भी मैं आपको बताता हूँ, प्रोविंसेस ने खुद ऑफर भी किया कि जी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें मोटरसाइकिल को सब्सिडी हम खुद प्रोवाइड करेंगे, हम जो एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करेंगे, और जो है बसेस और ये सब जो है मिलके फेडरल के साथ। ये खुरम साहब, ये आपने जो बात की है ना, करना कैसे है इसका, दूसरी बात पे हम आ जाएंगे। हमें बड़े मैसेजेस आ रहे हैं खुरम साहब, we have to ask you this because सबसे पहले तो दूसरी बात कर रहा हूँ जी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, quickly मैं एक बात कर रहा हूँ खाली, वो ये कि मार्केटें जल्दी बंद करना किसके पास है, मुझे बताएं ना। मार्केटें टाइम पे बंद करवाना, हमें नॉर्मल लाइफ हमारी क्या होनी चाहिए, आपको पता है ना, पूरी दुनिया जो है एक सर्टेन डिसिप्लिन फॉलो करती है। सुबह टाइम पे मार्केटें खुलती हैं, टाइम पे बंद होती हैं। हमारे आधे दिन जो है मार्केटें खुलती है आधे दिन के बाद है, और फिर रात को लेट नाइट सर इम्प्लीमेंट कराएं, इम्प्लीमेंट करवाएं, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। अच्छा खुरम साहब, हमारे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। एक तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि सब्सिडी सिर्फ इसलिए है बिकॉज ऑब्वियसली आवाम का एक गुस्सा होगा, फाइन। दूसरा एक सिंपल सवाल है, एक मोटर बाइक वाला जी, मोटर बाइक वाला जाएगा पेट्रोल स्टेशन पे, उसकी मोटर बाइक देख के क्या पेट्रोल स्टेशन वाला उसको वो सब्सिडी दे देगा? अगर उसने मना कर दिया तो आगे से क्या करना है? ये हम 5वीं दफा पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि हमें बार-बार यही सवाल आ रहा है। पूछेंगे, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, आज आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी प्लान हुई हुई है, पूरी इम्प्लीमेंटेशन सूबों के साथ प्लान्ड है। सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्लीज इनवाइट करें, उनसे पूछें कि ये कैसे आप लोग देने जाएंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे पास तर्जुमान गवर्नमेंट भी होंगी, हम पंजाब से भी राब्ता करेंगे कि हाउ डू वी जी मैंने आपसे ये कहा है कि BISP का मैकेनिज्म है, एक ऐप डेवलप हुई हुई है ऑपरेशनल बिल्कुल,
और किस तरह से ट्रांसफर होगा इसका भी पूरा मैकेनिज्म है। तो फेडरल ने तो अपना काम किया है ना जी। अब आप प्रोविंसेस को बुलाएं, कहें कि जी आप एक मोटरसाइकिल। अच्छा, अब ये बताइएगा सर, 160 रुपए हम डीजल पे डीजल अली साहब कह रहे थे कि $250 फी बैरल खरीद रहे हैं, डीजल पे कोई लेवी नहीं है, पेट्रोल पे 160 रुपए लेवी प्लस टैक्स, मतलब सब कुछ मिला के 160 रुपए हैं, 61 पैसे। सो यहां से हमारे पास बिल्कुल, अब ये 160 के 100 भी अगर हो जाते तो यहां से हम किसी तरह कुशन नहीं निकाल सकते थे आईएमएफ से बात करके। मतलब आईएमएफ के सामने भी है ना, सामने भी तो दुनिया के हालात हैं। मतलब दुनिया ने बड़े मेजर्स लिए, ये फोर्स मेजोर वगैरह, ये मतलब हम 160 को किसी तरह मैनेज नहीं कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें अब्दुल्ला, 3 वीक्स आपको याद है ना, 100 अगर 50-52 अरब रुपया, तकरीबन 50 अरब पर वीक हो गया। आप मुझे बताएं ना, प्राइम मिनिस्टर भी आए, सबने कहा कि जी आप अपने एंड पे जो है तवानाई को बिल्कुल तरीके से इस्तेमाल करें। तो रिजल्ट क्या हुआ? कंजम्पशन बढ़ गई उल्टा। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगी ना। ऐसा हो सकता है, मुझे बताएं कि दुनिया 80% प्राइसेस बढ़ा दे और हम सिर्फ 20% बढ़ा के रुके हुए हों और हमारी कंजम्पशन भी ना रुक रही हो। हमारे यहाँ जो है वो कोई ऑस्टेरिटी जो है कोई कर भी ना रहा हो। प्राइवेट सेक्टर देखें ना, आप प्राइवेट सेक्टर से बात करें, प्राइवेट सेक्टर ने कितना जो है अब इंक्रीज के बाद तो 20% ना गए टाइम पे। अब आप रुकते हुए शायद देख लेंगे। मैंने कहा अब की इंक्रीज के बाद तो 20% से ज्यादा ही है ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये इंक्रीज के साथ हुआ है ना, लेकिन देखें कॉन्टेक्स्ट देखें ना पूरा, कि सब्सिडाइज भी किया, कंजर्वेशन भी की, अपने एक्सपेंडिचर्स काटे, प्राइवेट सेक्टर से रिक्वेस्ट की, प्रोविंशियल इकोनॉमी जब सामने साथ आ गई हैं, और फिर ब्लैंकेट सब्सिडी की वजह से बड़ों को ज्यादा फायदा हुआ है, जो अफोर्ड कर सकते थे, गरीब को कम फायदा हुआ। तो आज गरीब को तो सपोर्ट किया जा रहा है ना जी, चाहे 2 व्हीलर्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, वी नीड टू स्टिल फाइंड आउट कि कैसे किया जाएगा। उस पे आप बात करेंगे, हम प्रोविंसेस ऑन अ बाइक एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। अच्छा, वैसे मैं वाकई ये जानना चाहता हूँ कि आईएमएफ से हमने डिस्कस किया था, हमने 3 हफ्ते चले रोक के रखा, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड के रोक के रखा। अब ये 160 वाला फिगर नहीं मैनेज हो सकता था, समहाउ 100 हो जाता, 60 मतलब 60 ही रह जाता, 100 निकल जाता। मतलब कुड वी नॉट हैव मैनेज्ड इट? थोड़ी सी कम लेवी हो जाती पेट्रोल पे, या फिर हम डीजल पे लेवी ना देकर भी यहीं से कवर कर रहे हैं। नहीं, डीजल पे लेवी नहीं है ना, डीजल वही तो मैं कह रहा हूँ, डीजल पे 0 लेवी है, उसको भी यहीं से कवर कर रहे हैं क्या हम? बिल्कुल डीजल पे लेवी नहीं है। खुरम साहब, आपकी बात से ना बार बार निकल रहा है बीएसपी आप कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं बीआईएसपी, बहुत से लोग हैं जो इस पे रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब सफेद पोश लोग जो कि शहर में ही रहते हैं। मुझसे मिस हो गया जी, मैं कह रहा था कि हम एक तो हमारे जो पेट्रोलियम लेवी है, could we not have negotiated with IMF कि हम इसको कुछ मैनेज कर लें for 2-3 weeks more the levy? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि आईएमएफ के साथ जितना कर सकते थे वो किया है ना। तो अल्टीमेटली एक तो लिमिट तो होगी ना कहीं अब्दुल्ला, ये तो नहीं हो सकता ना कि अनलिमिटेड चीज चलती रहे, कहीं ना कहीं तो लिमिट होगी ना। हम सबको ये समझना चाहिए, क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। आईएमएफ तो ये भी कहता है कि टैक्स नेट में लाएं और उनसे टैक्स लें लगी हैं। हमारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्राइस तो अल्टीमेटली बढ़नी थी ना, अगर रुक नहीं रही तो ये तो देखें इवेंचुअली होता ही है। लेकिन सब्सिडाइज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा उस सेगमेंट को जो डिजर्विंग है, ये इंपॉर्टेंट है। वापस आके हम खुरम साहब, आई एम सॉरी बट वी विल कीप कमिंग बैक टू द सब्सिडी, क्योंकि जब तक आप सब्सिडी कहेंगे वी वांट टू नो कि जो लोग बीआईएसपी पे नहीं रजिस्टर्ड, जिनकी लिटरली तनख्वाह ही पूरे 100 लीटर की उनकी तनख्वाह है, वो क्या करेंगे? उनको क्या व्हेन दे रीच द पेट्रोल स्टेशन उनको नहीं है। आपने देखा है जो बाइक्स वाले हैं, जो 2 व्हीलर्स हैं, उनके लिए 1000 रुपए है ना सब्सिडी। मैं आपसे शुरू से ये तो कह रहा हूँ, 1000 रुपए। बट इवन इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद बीआईएसपी। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बीआईएसपी का मैकेनिज्म है, हारी कार्ड का मैकेनिज्म है, या किसान कार्ड का मैकेनिज्म है प्रोविंसेस के पास, किस तरह से सब्सिडाइज जो है वो सब्सिडी को जो है ट्रांसफर करना है। तो सर ये कार्ड अगर उसके पास ना होंगे, अगर कोई नहीं है उसके अंदर, बात सुन लेना पूरी, बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूँ अगर कोई नहीं है उसके अंदर, वो प्रोविंशियल इकोनॉमी करेगी ना प्रोवाइड उसको भी। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, चलिए प्रोविंशियल इकोनॉमी से पूछेंगे कि उसका क्या तरीका है कार्य। जी ठीक है, हमने ये किया है कि सारे बाइक वालों के लिए 1000 रुपए, किसी इसके लिए नहीं है कि वो बीआईएसपी में है या नहीं है, बाइक वालों के लिए, सारों के लिए, ये मतलब सबके लिए है। चलें, दैट्स अ क्लैरिटी दैट आई होप पीपल आर लिसनिंग टू दैट बिकॉज़ वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पैनिक मैसेजेस। ये अभी जानना बाकी है। शुक्रिया आपका खुरम साहब, और जाहिर है ये मुश्किल हालात हैं और हुकूमत ने भी लिटरली हाथ खड़े हैं कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट हमारा ये सवाल है कि बहुत से मुल्क जो हैं वो आईएमएफ के साथ बहुत सी
इन देयर ओन फेवर वो डील्स कर रहे हैं. एंड आई थिंक वेल खुरम साहब तो यही कह रहे हैं कि वी रियली पुश्ड इट एंड वी गॉट द वो कह बेस्ट रहे हैं आउट कि ऑफ जी इट हम एज वेल. 3 हफ्ते हमने पुश किया, लेकिन देयर इज अ लिमिट एंड वी कुड नॉट डू इट बियॉन्ड दैट. एंड डीजल बाय द वे डीजल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी. एक तो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी है, दूसरा ये कि हम ज़ाहिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात है. यानी basically डीजल इतना ये- महंगा है इंटरनेशनली, $250 जगह फी ही। बैरल. और डीजल की जो कीमत है बहुत ज़्यादा है. ज़ाहिर है 520 रुपए से अबव डीजल मिल रहा है, लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि डीजल पे कोई टैक्स और कोई लेवी नहीं है. अच्छा, दूसरी बात जो खुरम साहब कह रहे थे ना कि पिछले 3-4 हफ्तों का जो डेटा है वो अभी भी हमें लग रहा है डेटा तो ठीक होगा और ऑब्वियसली फैसले सारे डेटा बेस्ड ही होते हैं. हाउएवर दैट वाज रमज़ान. नाउ रमज़ान और ईद के टाइम पे डिपेंड करके आगे की बात करना इज नॉट इंटायरली द ट्रूथ, बिकॉज वो एक बड़ा मंथ स्पेसिफिक होता है. आपको पता है वो महीना इस तरह होता है. पीपल आर नॉट गोइंग टू स्टॉप या वट एवर. अब जो हालात हैं दैट विल परहैप्स गिव अ बेटर पिक्चर. एब्सोल्युटली. तो उस पे जरा होमवर्क हो. और फिर होमवर्क की भी बात, मतलब ये जो बार बार आप ही का और सवाल शुरू जो में हमें आ रहा था, रियलाइजेशन भी नहीं होती ना लोगों को कि जल्द खत्म हो जाएगा, That's जल्द right. खत्म और हो नहीं, और जाएगा. हमें बताया भी तो यही जा रहा था कि दैट वी आर गुड, कि हम बिल्कुल ठीक हैं. माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब उनसे भी हमारे यही साथ बातें मौजूद कर हैं. रहे सुहेल साहब, जाहिर है परेशानी है, पूरा पाकिस्तान ही परेशान है. क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मुतवसत. मतलब 520 रुपए पे अगर डीजल मिल रहा है और हम 458 रुपए पेट्रोल फी लीटर की बात कर रहे हैं, तो लोगों के हाथ पैर लिटरली फूल गए हैं. अभी हमारे साथ खुरम साहब थे, मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, वज़ीर ख़जाना के, बता रहे थे कि हम इससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते थे. पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये है, डीजल पर 0 है. हमने उनसे बारहा ये पूछा कि 160 रुपये के IMF से नेगोशिएट करके कुछ कम किए जा सकते थे. वो कह रहे थे जी हम अपनी लिमिट पुश कर चुके थे 3 हफ्ते ये होल्ड करके. क्या माशी असरात आपको इसके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मेरे लिए तो कोई ताजुब खेज ये बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं माजी में, 2-3 साल पहले भी गलती की थी, इससे पहले भी की है, 2008 में भी की है. तो मेरे ख्याल में हुक्मरानों ने भी सबक सीख लिया है, IMF ने भी सबक सीख लिया है कि जो सब्सिडी है उसके ज़्यादा नुकसान होते हैं लॉन्ग टर्म में, और वो ज़्यादा महंगाई क्रिएट करता है. और अगर हमने एक कड़वी गोली, बहुत सख्त एंटीबायोटिक ले ली या हमने ड्रिप लगा ली, जिससे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत पेन हो, जो हमें हो रहा है अभी, तो उसके ज़्यादा नुकसान, उसके कम नुकसान हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं. तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने IMF के अंदर रहते हुए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हुकूमत 10 अरब रुपए रोज़ाना का नुकसान कर रही थी पिछले 1 माह से. और उसके बावजूद भी हमने, पाकिस्तानी कौम ने पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन को कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया. आपको सुन के हैरानगी होगी कि पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली सेवर्स नहीं है, इसीलिए जब महंगाई होती है तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता है. पाकिस्तान की कंजम्पशन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से तो ज्यादा है ही. पाकिस्तान की कंजम्पशन, एक आम पाकिस्तानी की कंजम्पशन अमेरिका से भी ज्यादा है, अमेरिकन नेशनल से भी ज्यादा है. तो हमारे चूंकि सेविंग की आदत नहीं है, हमारा मुल्क बहुत कमजोर है, तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो सरवाइव कर सके. आपको क्या लगता है? अच्छा सर, एक बड़ा बेसिक सा सवाल, ये बड़ा कॉमन मैन सवाल है. जब हमें पिछले 1-2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से, जब से ये जंग का सारा मामला है, हमें ये हुकूमत से अश्योरेंस दी जा रही थी कि जी हमारे लिए तेल आ रहा है एंड वी आर गुड, नो नीड टू पैनिक. हमने पैनिक नहीं किया, हम उसी तरह ये कंजम्पशन अपनी रखी. तो फिर वो क्लेम्स क्या थे? व्हाई डिड द प्राइसेस हैव टू इंक्रीज व्हेन वी हैड एम्पल अमाउंट? और हमें बताया भी यही जा रहा है, हमें ये समझाया भी जा रहा है कि नो नीड टू पैनिक, सब ठीक है. फिर ये क्या हुआ है? नहीं, पेट्रोल आने का मकसद या 10-20 जहाज आने का मकसद ये तो नहीं है ना कि वो फ्री में मिल रहे हैं, वो हमें बहुत महंगे मिल रहे हैं. दुनिया में क्राइसिस ये है कि बहुत सारे ममालिक को तेल नहीं मिल रहा है. इंडिया में LPG का क्राइसिस हुआ है, वहाँ पे 18-20 दिन के बाद LPG खत्म हो जाएगा. तो शायद गवर्नमेंट ये कहना चाह रही थी कि आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएं नहीं, इस खौफ से कि ये खत्म हो जाएगा या मैं टंकी भरा लूं क्योंकि ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो पैनिक ना करें, शायद गवर्नमेंट इशारा दे रही थी. मगर जहाँ तक तेल आना और तेल की कीमत, ये 2 अलग अलग चीजें हैं. अल्हम्दुलिल्लाह लग ये रहा है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से पाकिस्तान को जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे जितने दूसरे ममालिक में होंगे. मगर जिस तरह मैंने कहा कि जो तेल आ रहा है उस पर हुकूमत पिछले 4-5 हफ्ते से 10 अरब रुपए का
नुकसान कर रही थी। और जाहिर है इन द लॉन्गर रन ये नुकसान करना भी पहले भी हमने देखा है, जब हुकूमत ने पिछली हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल पर ब्लैंकेट सब्सिडी दे दी थी, और अब भी ज़्यादा तो नहीं चल सकता था। लेकिन एक आम आदमी के जहन में सवाल ये ज़रूर आता है कि हम डीजल पे तो चलिए कोई सब्सिडी, वो कोई लेवी नहीं है इस वक्त, तो कोई टैक्स नहीं है। पेट्रोल की जो सब्सिडी है, पेट्रोल की जो लेवी है ओवरऑल 160 प्लस है। सो कुड वी नॉट हैव नेगोशिएटेड, और हुकूमत कह रही है कि हमने ये पुश किया जितना हम कर सकते थे, हम इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकते थे। IMF के साथ ज़ाहिर है हम प्रोग्राम में हैं, हम 160 को 60 या 100 नहीं कर सकते थे। जब IMF के साथ प्रोग्राम में होते हुए हम मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानियों पे ये पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, और राइटली सो क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, तो IMF ये भी तो कहता है मोहम्मद सुहेल साहब कि ताजरों से, सनतकारों से, जो बड़ी बड़ी दुकान वाले हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले हैं, इन सबको टैक्स नेट में लाएं। ताजरों से टैक्स इकट्ठा करने वाली अहदाफ तो हम नहीं सही से हासिल कर पाते, और इस पे हम पूरा उतर रहे हैं। लेकिन दो अलग चीजें, आपने कहा 160 रुपए, लेकिन जब वॉर शुरू हुई थी तो उससे पहले 85 रुपए पेट्रोल, 85 रुपए डीजल पे लेवी मिलती थी, यानी हुकूमत को 170 रुपए मिलती थी। आज वो लेवी जो है 160 हो गई है, तो 10 रुपए हुकूमत ने उसको कम किए हैं। अब सवाल ये है कि डीजल की पे कम क्यों किए हैं और पेट्रोल पे क्यों बढ़ा दिए हैं। मेरे ख्याल में इसके पीछे थ्योरी ये होगी कि जो डीजल है वो ज्यादा अहम है, क्योंकि डीजल ट्रांसपोर्टेशन में और एग्रीकल्चर में और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में होता है, जिसकी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ज्यादा है। पेट्रोल की शायद इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कम है। तो ये एक मेरे ख्याल में जजमेंट कॉल हुकूमत पाकिस्तान ने ली है IMF को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने खसारे को कम करने के लिए, कि डीजल से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे और पेट्रोल से कर रहे हैं। और जहां तक आपका है, लेकिन ये वाला सवाल तो एक दिन पहले भी वैलिड था, 6 महीने पहले भी वैलिड था, 6 साल पहले भी वैलिड था, कि हमने टैक्स कलेक्शन हमारी कम है। हम कहते हैं कि हम बहुत टैक्स देते हैं, मगर हम टैक्स देते नहीं है। ठीक है, कोई तबका ज्यादा देता है, कोई तबका कम देता है। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा इररिलेवेंट, इसलिए कि आज क्राइसिस जो है ये हो सकता है 10-15 दिन में खत्म भी हो जाए। होपफुली मोहम्मद सुहेल साहब, बट सॉरी टू इंटरवेंट, बीच में आ गई हूँ मैं ये कहने के लिए कि ये सवाल इसलिए रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज इन गुड टाइम्स हमें बड़ी तकलीफ होती है कि जब IMF की वजह से जो भी आवाम पे बोझ आ रहे होते हैं। अभी तो चलें ठीक है, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, वी विल अंडरस्टैंड फॉर अ बिट, लेकिन वो सवाल कि उनको टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता, कभी भी इन गुड टाइम्स भी नहीं लाया जाता, वो चुपता है ऐसे वक्तों में। इसलिए भी आस्क्ड यू। इन एनी केस लेट्स मूव ऑन। प्लीज आप हमें ये बता दें, ये सब्सिडी की जो बात हो रही है और बार बार हमें सवाल यही आ रहा है कि इफ अ पर्सन ऑन अ मोटर बाइक ही गोज टू द पेट्रोल स्टेशन, क्या उसको वो सब्सिडी मिल जाएगी डिस्पाइट नॉट बीइंग रजिस्टर्ड विद BISP? उसके पास कोई इस किस्म का कार्ड नहीं है, क्या उसको वो सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बस सिंपल ये बता दें। मुझे इसका इल्म नहीं है। अभी मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था, वो एडवाइजर साहब बता रहे थे कि सुबह ही मसला है। मुझे नहीं पता किस तरह है, मगर देखिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना, वरना मैं एक बाइक को 10 पेट्रोल पंप पे ले जाऊंगा और फिर मैं लैंड क्रूजर वाले को बेच रहा हूँ, तो ये तो एक बिजनेस बन जाएगा। बट कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिजिटाइजेशन होनी चाहिए। बट मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली हम डिजिटाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी में बहुत पीछे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम। अच्छा मोहम्मद सुहेल साहब, हाउ डू वी कर्टेल द कंजम्पशन नाउ? जब हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है बड़ी है, हमने देख लिया, वो तो स्टैट्स हैं हमारे पास, हम क्या कैसे कंजम्पशन कंट्रोल करें? क्या स्कूल वालों के पास ये, स्कूलों को ये पाबंद बनाया जाए कि जी आप वालिदैन को ये ऑप्शन दें कि जो आना चाहें वो आ जाएं, जो नहीं आना चाहें वो ऑनलाइन लें? क्या दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन लाजमी करार दी जाए? हाउ डू वी कंटेन एंड कर्टेल द कंजम्पशन नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स? देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो प्राइस के थ्रू ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अभी जो प्राइस बढ़ाई है उससे ऑटोमेटिकली कर्टेल हो जाएगी, क्योंकि अब बोझ इतना बढ़ चुका है कि एक मियाँ बीवी 2 गाड़ी में जब दफ्तर जाते थे, वो फोर्स्ड होंगे कि एक ही गाड़ी में जाएं या कार पूल करें। तो आई थिंक इकोनॉमिक थ्योरी सेज कि प्राइस डिस्टॉर्शन इज डेंजरस। तो हुकूमत ने प्राइस डिस्टॉर्शन खत्म की है। सर महंगाई ऑलरेडी 7.3 रिकॉर्ड की गई, ज़ाहिर है महंगाई भी बड़ी 19 माह की बुलंद तरीन सतह है, उस पर क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं इस इजाफे के बाद? अगेन अज्यूमिंग कि हम ये प्राइस जो है 500 रुपए की और 450 रुपए की सस्टेन करती है, तो हमें लगता है कि इस महीने की जो महंगाई आएगी वो 11 से 12% आ सकती है। ऑलराइट, और CPI पे क्या असर पड़ेगा इसका, ये भी बता दें।
सीपीआई मैंने बताया, जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन जिससे नापा जाता है, वो 11 से 12% अप्रैल के महीने में हो सकता है, जो पिछले महीने 7 साढ़े 7% था। अच्छा, ये भी बता दें कि इन योर ओपिनियन हमें वी नीड टू शुड वी बी लिटरली लुकिंग एट कोविड स्टाइल लॉकडाउन में जो मेजर्स लिए गए थे उस पे हमें इन्फोर्स होने चाहिए, उस पे हमें चले जाना चाहिए? देखिए, वो कोविड की सिचुएशन डिफरेंट थी, उसमें ये था कि अगर आपने मूवमेंट की तो आपको बीमारी होनी थी, मगर मेरे ख्याल में कोई ना कोई इकदाम होने चाहिए। बट वो इकदाम मैं आपको बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग, सरकार के करने से कम होंगे, प्राइवेट सेक्टर के करने से ज्यादा होंगे। मेरे ख्याल में आज जियो को और टॉप लाइन को, अपने एम्प्लॉयज को की छुट्टियां बढ़ा देनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार की ऑफिसों में काम लोग कम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा करते हैं। तो मेरे ख्याल में लॉकडाउन तो नहीं, मगर कुछ ना कुछ कर्टेलमेंट, कुछ ना कुछ फ्यूल सेविंग के लिए इकदाम हर एक को करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब। और कार पूलिंग और बाइक पूलिंग और व्हीकल पूलिंग का कॉन्सेप्ट अब हम सबको लाना होगा। वर्क फ्रॉम होम लाइक एज इन सीरियस, लिटरली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं तो 50 को तो आप घर भेज दें और आपको पता है कि लिटरली इन दीज टाइम्स मुझे वो कुछ हमारे यहाँ एप्स लॉन्च हुई थी जो कि बसेस चलाती थी, जिस तरह हमारी ऑनलाइन गाड़ियाँ, टैक्सी और बाइकियाँ वगैरह चलते हैं ना, इस तरह ऑनलाइन बसेस चल रही थी और वो मुख्तलिफ रूट्स पे चलती थी और उस पर तमाम बहुत से सफ़ेद पोश लोग और यू नो दोज हु कुड आल्सो हैड कार्स इन देयर गैराजेस, दे आल्सो यूज्ड टू ट्रैवल, लेकिन वो अब नहीं है निज़ाम। और ऐसे में ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस होती है कि एक मौसर और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अगर हो किसी भी शहर और किसी भी सूबे में, तो इन हालात को डील करना आसान होता है। मुशीर वज़ीर ख़जाना से बात हो रही थी और सारी बात जो हो रही थी वो ऑब्वियसली जिम्मेदारी हुकूमत पे ही आ गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमारे साथ अभी सूबाई हुकूमतों पे जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान हैं सिंध गवर्नमेंट की। सादिया साहिबा, लेट्स स्टार्ट विद पेट्रोल। वफाकी हुकूमत कह रही है हमने अनाउंसमेंट कर दिया, अब हमने ऑन बोर्ड भी ले लिया। वजारत आला जो है वो BISP का बार बार नाम लेते हैं, हारी कार्ड, किसान कार्ड का। अब जाहिर है कि हमारे यहाँ अगर 6 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोग अंदर PCR में बैठे हुए हैं, नोबडी इज रजिस्टर्ड इन BISP। किसी की तनख्वाह 50,000 है, 60,000 है, 450 फी लीटर पेट्रोल, दफ्तर आना जाना इज नॉट अफोर्डेबल। क्या निज़ाम सूबों ने बनाया है कि क्या ID कार्ड के साथ अगर आपके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है, आप पेट्रोल स्टेशन पे जाएंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी? यही इसी मैकेनिज़्म पे सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि आपने जैसे बात की कि हर आदमी BISP के साथ। सादिया साहिबा, आपने तो स्टार्ट ही बात इस तरह की है, काम कर रही है, तो हम खौफजदा हो गए कि अभी काम कर रही है। ऑब्वियसली काम हो रहा है, क्योंकि ये पहले से सिंध गवर्नमेंट ही सबसे पहले थी जो स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ बिल्कुल, इसलिए आपसे क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि आप 2 दिन के लिए मुल्क बंद कर दें। जो डेली वेजेस है या जो मजदूर तबका है वो कहाँ जाएगा 2 दिन, वो कहाँ से खाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इसीलिए बार बार एक बात की जाती है, एक तो BISP के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट को हमने ही वो किया है, एक तो उसका जो नंबर है रेटिंग का उसको और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 60-70 हज़ार वाले तो उसमें रजिस्टर ही नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। वो एक रेटिंग है ना, उससे नीचे वो गुर्बत की लकीर से नीचे वाले। तो एक तो पहले उसका जो है वो रैपिड रजिस्ट्रेशन BISP का पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंत को खोलना पड़ेगा, क्योंकि अंडर फेडरल गवर्नमेंट वो चल रहा है, और उसकी वो जो स्कोरिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कथा कलामी की माज़रत, मतलब ये पेट्रोल की कीमतें अनाउंस कर दी गई, ये भी कह दिया गया कि अब सूबे जाने और सूबों के अवाम जाने लिटरली। और अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि BISP के तहत रजिस्ट्रेशन खोलें और इसका कोई निज़ाम नहीं है किसी के पास भी कि हमने ये जो सब्सिडी अनाउंस की है ब्लैंकेट तमाम 2 व्हीलर्स के लिए, ये कैसे देनी है? हाँ, और दूसरी बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट इस पे काम कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि रात को गवर्नमेंट अचानक, क्योंकि इट वाज सडन अनाउंसमेंट, मीटिंग जरूर हो रही थी, आप लोगों को भी नहीं पता था कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तो नहीं, कम से कम जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर साहब कल ही
जो मीटिंग हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, तो उसमें ये डिस्कशन हुआ होगा कि जी पेट्रोल बढ़ना है। लेकिन मुझे, अगर मैं एज पर्सन सोचूं वो करूं, तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि रात को सडनली इतना बड़ा, शायद इसीलिए सादिया साहिबा देर इज सच, हमें क्लैरिटी चाहिए और आवाम जो पैनिक इस वक्त कर रही है, बिकॉज दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दीस फिगर्स आर दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड आई डोंट थिंक सो कि लोग, क्योंकि देखें एक बात कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, लेकिन वैसे भी हम, अगर मुझसे कोई कहे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो मैं तो कहूंगी नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे है नहीं। अगर मुझे मेट्रो मिलेगी, अगर मुझे ऑरेंज लाइन मिलेगी तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लूंगा। यहाँ पे जो आपकी जो पीपल्स बस सर्विसेज हैं या फिर पिंक बस सर्विस हैं या व्हाइट वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस है, उसमें लोग जाते हैं क्योंकि वो बहुत थोड़ी मिकदार में अवेलेबल है। अगर होती तो लोग अवेल करते नहीं। इसीलिए आपने देखा है कि शजील साहब ने उसको, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने उसको बढ़ाने के लिए बसेस पोर्ट पे अवेलेबल हुई हैं और वो शहर में ही इंडल्ज की जाएंगी ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी तरह पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो सकती है। बाकी मुझे आपको सबको मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा, आवाम को भी सोचना। अभी मैं आपके ऑफिस के लिए जब अपने घर से, तो मुझे रोड पे कोई ट्रैफिक की कमी नहीं नजर आई। वो तो स्कूल, देखिए जब स्कूल खुले होंगे, जब दफ्तर खुले होंगे। अच्छा आप सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं, स्कूलों का सब्जेक्ट है सूबाई हुकूमत का, क्या आप लोग ये तमाम स्कूलों को पाबंद करेंगे कि ऑनलाइन की ऑप्शन दें वालिदैन को? ऑनलाइन की ऑप्शन भी दी जाए, और दूसरा जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए पिकअप सर्विसेज होती हैं, तमाम प्राइवेट स्कूल्स के पास भी प्राइवेट वेंडर्स हैं जो स्कूल बसेस चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए पेरेंट्स को, जो इतनी सारी गाड़ियां सुबह शाम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करें। वो ज़्यादा बेहतर है कि जो स्कूल बसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डीजल, अच्छा अब एक बात जो लोग कह रहे हैं कि जी डीजल का कंजम्पशन पाकिस्तान में बढ़ा है जब गवर्नमेंट ने प्राइस भी बढ़ाए। देखिए जो फरवरी का महीना होता है वो सोइंग का पीरियड होता है, इस वक्त कॉटन सोइंग हो रही है। जी बिल्कुल। और तो ज़मीन बनाने के लिए जो है वो ट्रैक्टर्स जो हैं वो सारे डीजल पे हैं, जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी डीजल पे है। तो डेफिनेटली इस वक्त अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर और मारा जाएगा, लोग कम सोएंगे। हम मोटरसाइकिलिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसान की भी बात करनी बातों से ये लग रहा है वी वुड, आप ऑब्वियसली इधर आई हैं और हम चाहते हैं कि आपसे हमें क्लैरिटी मिले और हम आगे उसको इम्पार्ट करें। एवरीथिंग इज इन प्रोसेस, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इसकी प्लानिंग पूरी नहीं हुई थी और अनाउंसमेंट जल्दी हो गई है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अभी तो एक हफ्ता तो ऐसे ही शायद लग जाएगा। नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2-3 दिन में इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैं अपनी गवर्नमेंट के हवाले से बात करूं कि वो हम जो हैं वो कोशिश करेंगे कि जितना जो फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ की बात की है, सब्सिडीज़ की बात की है, वो जल्द अज जल्द आवाम को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि लोगों के लिए बहुत तकलीफ, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है, हर चीज़ की अभी तो सिर्फ हमने इधर ही रखा हुआ है, लेकिन हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एवरीथिंग इज कोई टाइम इंप्लीमेंट करा सकते हैं कि सुबह डेल अल्लाह का वास्ता है, हमें अल्लाह ने सूरज की रोशनी दी है, हम अपनी फैमिली लाइफ भी खराब करते हैं, अपनी सेहत भी। हम ये जो पूरी आधी कौम डायबिटिक है ना, ये इसीलिए क्योंकि रात 10 बजे दुकानों से जाना है और उसके बाद रोटी खानी है और सो जाना है। लिटरली अगर शाम 6-7 बजे दुकानें बंद हो रही होंगी और 9 बजे खुलेंगी तो हमारी सेहत भी ठीक होगी। ये जो आपने कहा है रैपिड रजिस्ट्रेशन, नाउ वी आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू फाइंड वेज कि किस तरह इसमें फिर आप इसमें आए लोग और ऑब्वियसली इसकी भी ऊपर जाए रेटिंग। ये एक सजेशन है आपकी या फिर जाहिर सी बात है, ये मेरी सजेशन नहीं, फेडरल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, क्योंकि और आपके पास ये जो काम अच्छा फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बताया नहीं है कि वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिटरली कह दिया कि हमने तो कर दिया, आप सूबे जाएं। BISP का सर्वे इस्तेमाल किया जाएगा और वो उसी सूरत में सूबाई हुकूमतें करेंगी जब फेडरल गवर्नमेंट इजाजत देगी, क्योंकि BISP इज अ फेडरल सब्जेक्ट, BISP इज नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अच्छा अब सर मैम आपने कहा कुछ और इजाफी बसें आएंगी और वो चलेंगी रूट्स पे, बसें तो तब चलेंगी जब सड़कें भी होंगी। सड़कें तो बह गई, सड़कें तो नहीं है।
नहीं सड़कें बैन सड़कें मतलब एक्सेप्ट वो शारा फैसल जिसकी जाहिर है बार बार वीडियो देखिए। हम पता है क्या, एक अवामी सर्वे करते हैं। हम नीचे से, मैं और हुमा दोनों ही, हम नीचे से चलते हुए आए, हम एक बिल्डिंग में थे, दूसरी बिल्डिंग में थे, और हमने फर्दन लिटरली पता था कि आपने आना है, जैसे भी आपके दफ्तर में भी पूरे कराची से लोग आते हैं। हमने सबसे पूछा, आज सुबह मेरा मेकअप आर्टिस्ट था, उसने कहा मैं बल्दिया टाउन गया हूँ, मैं लग रहा था मैं चांद से होके आ रहा हूँ, बिकॉज बस चल रही थी और वो किसी को पिक करने गए थे वहां पे। वो कहता है कि लिटरली गाड़ी हिचकोले खा रही थी, जैसे कोई है, देयर वाज नो नामो निशान। मैं जिस रास्ते से आया हूँ, चिड़ियाघर के अतराफ में अभी भी 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है। उसके आगे मैंने एक फैमिली देखी जो कि खुले, क्योंकि मैनहोल खुले हुए हैं, मोटर बाइक्स गिरी हुई हैं। ये हमने अपनी ये तो हम अपनी आंखों से देख के आए हैं, हम तो किसी की बात पे नहीं यकीन कर रहे, बट दिस इज द रियलिटी। यही बता दें कि ये क्या है। देखिए हुमा, कल जो बारिश हुई वो एक तो 35 मिनट्स में 70 मिलीमीटर बारिश थी, लेकिन 2 घंटे लगे कराची का पानी वाइप आउट होना शुरू हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन एग्जैक्टली 2 से ढाई घंटे लगे कि कराची में जो पानी भरा था वो पानी निकल गया। एक बात। दूसरी बात, सड़कों पे काम हो रहा है। देखें, अगर मैं गिनवाऊँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हमेशा टीवी दिखाता था कि केडीए और दूसरी वो नागन चौरंगी पे पानी खड़ा हो जाता था और गाड़ियाँ तैरती थी। कल ये शिकायत वैसे कुछ तैरने वाली वीडियोस हम साथ नर्सरी से आई थी, नर्सरी में तो इंटरवेंशन की का हाल नहीं, देखें नर्सरी पे तो इंटरवेंशन की थी। मेरी नर्सरी पे जब पानी, क्योंकि मुझे भी आपका सुबह का शो करना था, आपने भी अपनी तैयारी की है। मैंने मेयर कराची को फोन किया, मैंने उससे पूछा कि ये देख लें, देख लें, हम चाहते हैं कि एक नजर आप डाल लें। नहीं, मैं आपकी बात मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने इसीलिए रात को मेयर कराची से नर्सरी पे वो खुद खड़े भी थे वहां पे, मैंने बात की है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा एक तो वो डीपेस्ट प्लेस है उस जगह की। अच्छा, दूसरी बात ये कहता है जितना मैं बड़ा वहाँ से सीवरेज का पाइप डाल सकता था वो मैंने डाला, जो लोगों ने देखा, लेकिन वो पानी नहीं करने पाया, उस नहीं निकल पाया, नहीं ड्रेन नहीं हुआ। अब मैंने कहा फिर अब उसका हल क्या है, क्योंकि हल तो देना पड़ेगा, सोल्यूशन तो चाहिए, लोगों का वहाँ बिजनेस है। तो उसने कहा कि हल ये है कि मुझे 2-4 बिल्डिंग्स गिरवानी पड़ेंगी कि मैं वहाँ से बड़ा नाला निकालूं। अच्छा, फिर एक बात कि कराची में कोई, देखें, एक ही हम इनको कहते हैं कि जी ये जो नाले हैं, ये सिर्फ वाहिद शहर है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए हम साल में इनकी सफाई पे नालों की, और फिर भी नहीं साफ नजर नहीं आते। कल देखिए पानी निस्बतन जल्दी निकला। हाँ, we are admitting, हम कह रहे हैं कि पानी जल्दी निकला। और ये हम जो अपना मिनी सर्वे करते हैं ना, उससे भी हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ, जैसे एक मिनी सर्वे इसलिए हो जाता है क्योंकि हर इलाके से एक और बंदा आ रहा है हमारे कॉलीग्स में। पानी निस्बतन जल्दी निकला, लेकिन जो सड़कों का हाल हुआ है अंदर से, जो देखिए सड़कों पे काम ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है सड़कों पे काम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली केएमसी, इट्स नॉट ओनली केएमसी, ये जो हम बस गिरने के, ये कंटोनमेंट के इलाके हैं, बहुत सारे इलाके हैं। सादिया साहब, व्हाइल वी आर स्पीकिंग टू यू ना, तो मुझे ये बड़ा अच्छी तरह इदराक है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज हम जब आपसे बात करते हैं ना तो सड़कों पे काम हो रहा होता है। नहीं, काम तो हो रहा है, बट वो काम हो के खत्म क्यों नहीं होता, वो बनती क्यों नहीं है? मेरी बात ये है कि अब देखें ना, आपके काम हो रहा है कराची में, डेवलपमेंट, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, हो रहा है, लेकिन जो ये बीच में क्लाइमेट चेंज है, कौन कहता था कराची में अप्रैल में इतनी बारिश होगी? द नेक्स्ट प्रेडिक्शन इज देयर, 6 को फिर उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि जी बारिश होगी। तो जी काम तो रुक जाता है, काम हो रहा है। देखिए जहांगीर रोड की सबको शिकायत थी, कल जहांगीर रोड पे कोई शिकायत नहीं थी, कोई पानी नहीं खड़ा हुआ। भाई हमारा जहांगीर रोड वाला एक लड़का रहता है यहाँ पे, मोइन, जहांगीर रोड का क्या हाल है? रियलिटी चेक भी इस वक्त एक साइड खराब है, हर जगह के लोग हैं। जिस साइड पे काम हुआ है वो साइड कल उसने, जिस साइड पे काम हुआ है वो साइड ठीक है। क्यों पेवरिंग हुई, वहाँ लोगों को शिकायत थी। देखिए मैं भी आपसे गलत बात नहीं करूँ, जहाँ शिकायत है, लाइक आप नर्सरी मुझे दिखा रही, मैंने आपको कहा कि मैंने खुद मेयर को फ़ोन किया है कि नर्सरी तो आपने काम किया था, वो खुद भी वहाँ खड़ा रहा है। क्यों खड़ा रहा है? इसीलिए कि उसको पता था कि वहाँ पानी का प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सादिया साहब, यू माइट नॉट लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट ये हम एक फुटेज चला रहे हैं जिसमें मेयर साहब जो है वो ऑब्वियसली सर्वे कर रहे हैं कि क्या हालात हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनकी गाड़ी देख रही हूँ, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग दैट मे बी ही शुड गो ऑन सर्वे ऑन अ बाइक, बिकॉज जो गाड़ी वाले हैं ना वो तो, और ये आवाम देखने की स्विम कर रही है वो पानी में,
तो शायद वो रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और एक गाड़ी में तो आप फिर भी चले आपकी सजेशन है, मैं मेयर साहब को कहूंगी सुन ही रहे होंगे शायद, वो देख लें कराची में अगला दौरा। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, हम पता है क्या 600 दफा इस बात पे बात कर चुके हैं कि कराची जब तक किसी एक अथॉरिटी या एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं आएगा। पहले I was one of them. You were one of them. आप आ गए, मेयर साहब आ गए, वजीर आला आ गए, हमने उनसे भी हम जाके बात कर ली, इंटरव्यू कर लिया कि जब तक ये एक अथॉरिटी के अंदर या कोई एक शख्स आंसरेबल नहीं होगा ये कैसे निज़ाम चलेगा। कराची में मुतादिद कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, मुतादिद की सड़कों का बुरा हाल है, कराची में KDA है, KPT है, KMC के अंडर इलाके हैं, टाउन अलग हैं, मतलब ये सदर टाउन के जो इलाके की हम बात कर रहे थे, मेयर साहब से कहते हैं वो कहते हैं KMC के अंडर नहीं आता, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और टाउन्स हैं जो कि KMC के अंदर नहीं आता। हर शख्स वीडियोस लगा रहा है, तकरीरें कर रहा है, ऐसा लगता है एवरीबडी इज जस्ट बिजी ब्लेमिंग ईच अदर, नोबडी इज रियली इंटरेस्टेड कि ये निज़ाम ठीक हो जाए और शहर ठीक हो जाए। अब्दुल्ला, आप मुझे ये बताएं कि 2 मेयर जमात इस्लामी, मैं तनकीद के लिए नहीं, मेरा आप लोग हाँ ठीक है, 2 जमात इस्लामी 3 MQM, किसी ने क्या कराची, कोई एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं कि किसी ने कराची के सीवरेज या ड्रेनेज के पानी के लिए काम किया? नहीं किया। ठीक है, अगर आपने एक्नॉलेज कर ही लिया नहीं किया, हम भी मान गए, तो नहीं, क्या करना है? नहीं, अब काम वो कर रहा है, इस वक्त मेयर कराची काम कर रहा है। देखिए एक बहुत अच्छा मंसूबा, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक बहुत अच्छा मंसूबा S3 जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अनाउंस किया था, जो कराची का पानी सेवरेज का और ड्रेनेज का ट्रीट करके समंदर में डालेगा, ठीक है, वो अनाउंस हुआ, उसके लिए पैसे एलोकेट हुए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मेयर जब मैं था इस शहर का तो सबसे ज़्यादा पैसे आए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो प्रोजेक्ट ओनली ऑन बुक्स है, उसका रेफरेंस चल रहा है हाई कोर्ट में, उसकी सारी जो ज़मीन है वो MQM के अदवार में ही लोगों को अलॉट। अच्छा चलिए, ये आपने कह दिया, अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया साथिया साहिबा, लेकिन हम वी आर गोइंग टू लीव वन क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ रेलेवेंट एंड वैलिड क्वेश्चन कि बाकी शहरों में पाकिस्तान के 6-6 घंटे बारिशें होती हैं ना, मतलब इतनी अनप्रेसिडेंटेड चीज तो नहीं है, हमारा आधा घंटा हम नहीं ले सकते। क्यों? प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग दुबई की बारिश के मनाजिर विद कराची की बारिश के मनाजिर। दिस इज एन अनफेयर कंपैरिजन, दिस इज एन अनफेयर कंपैरिजन। एंड इफ यू वांट टू कंपेयर, लेट्स स्टे इन पाकिस्तान एंड कंपेयर। हां, एक तो साइज का कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब कराची जितना बड़ा है, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड कराची बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद जो उनकी मशीनरी, मैंने एक खुद इतनी तबाही बारिश एक्सपीरियंस की दुबई में, मतलब जिस तरह से उनके सक्शन पंप्स काम करते हैं, गलियां मोहल्ले, मतलब वी कैन नॉट कंपेयर दैट। सादी साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। वी आर गेटिंग ऑल योर मैसेजेस, हमें आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपके कंसर्न्स भी आ रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट आंसर्स फॉर यू कि ये किस तरह आगे चलेगा, ये सब्सिडी जो है ये मोटर बाइकर्स को किस तरह मिलेगी, लेवी का क्या मामला है, सो IMF से क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या हो गया, बात करते हैं। हमारे साथी हैं सैफुर रहमान साहब। अच्छा सैफुर रहमान साहब, हम 12 मार्च की अगर बात करें ना, तो उस वक्त जो इंक्रीज था, हम दुनिया में 6ठा मुल्क थे जिसने मतलब इंक्रीज वाइज परसेंटेज वाइज 24.49% हमारी पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में इंक्रीज हुआ था। अब हम परसेंटेज वाइज बिफोर वॉर एंड आफ्टर वॉर कितना इंक्रीज कर चुके हैं, क्योंकि हुकूमत बार बार ये कहती है कि बाकी मुल्कों ने तो 80% कर दिया, हमने तो 20 से, तो हम पहले बार ये स्टेज में ही ज़्यादा कर चुके थे। ठीक है, 3 हफ्ते हुकूमत ने एब्जॉर्ब किया, लेकिन ओवरऑल कितना परसेंटेज है फ्रॉम बिफोर एंड टिल दिस डेट? देखें अब्दुल्ला, ये फर्स्ट टाइम जो गल्फ वार थी, उसके बाद जो 1 मार्च की जो कीमतें थी, वो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की थी वो 266 रुपये 17 पैसे का फी लीटर पेट्रोल था, और डीजल की कीमत 280 रुपये 86 पैसे थी। तो अगर हम देखें तो हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं, आपको याद होगा एक मरतबा 55 रुपये दोनों पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई थी, और उसके बाद अभी बढ़ाई है। तो अगर देखें तो मजमूई तौर पर जो पेट्रोल के ऊपर हमने जो कीमत बढ़ाई है, ये अभी जो खलीज की जो सूरत हाल है कशीदा, उसके बाद 192 रुपये 24 पैसे 1 लीटर पेट्रोल हमने महंगा किया है, 192 रुपये 24 पैसे। और इसी तरह डीजल, उसकी जो कीमत है हमने 239 रुपये 49 पैसे, तकरीबन 240 रुपये 1 लीटर पर बढ़ा दी है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज मेरा ख्याल है कि हमने जो कीमतें दे दी हैं, इससे बड़ा ही वाज़ेह हो जाता है कि बहुत बड़ा इंक्रीज है। 200 रुपये और तकरीबन 250 रुपये डीजल के ऊपर बढ़ा है। लेकिन मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट देखा है, अगर हम पेट्रोल को देखें तो ठीक है, आलमी मार्केट में हमें मालूम है, हम खुद भी देखते हैं कि कीमतें ज़्यादा हैं,
तो उसको पास ऑन करना भी मजबूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान के अपने हाथ में भी है ना। तो 41% जो आपकी जो अभी कीमत है 458 रुपये 41 पैसे पेट्रोल की 1 लीटर की, इसके ऊपर 41% टैक्स है। 41% टैक्स है ऑन द 458। ओके, एग्जैक्टली। तो इस ये जो टैक्स की अमाउंट है, सिर्फ टैक्स की, ये 187 रुपये 23 पैसे है। तो ये टैक्स का इतना बड़ा जो पहाड़ है, तो पाकिस्तान अगर इसमें थोड़ी सी कमी कर ले, कहा जाता है कि नहीं जी हमें IMF करने नहीं देता, तो दुनिया में हमने पिछली मरतबा भी डिस्कस किया था कि हमसे बड़ी इकोनॉमीज़ अपने और छोटी इकोनॉमीज़ इवन के डिसीजन खुद ले रही हैं, और हमें फ्यूल सप्लाई करने वाले इदारे कह रहे हैं कि भाई हमारी बस हो चुकी है, फोर्स मेजोर हो चुका है, उन्होंने हमें बता दिया कि नहीं हमारे पास। तो जब एक चीज़ की कमी होती है और तो डेफिनेटली उसकी कीमतें तो बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान ये कम अज़ कम कर सकता। अब इस ये 187 में क्या है, आपने 160 रुपये 61 पैसे वो क्या नाम है लेवी बढ़ा दी उसके ऊपर, अभी टोटल कर दी, और 55 रुपये 24 पैसे जो डीजल के ऊपर थी वो तो आपने ज़ीरो कर दी है, लेकिन उसको उठा के आपने इसमें डाल दिया है। तो अब देखें कि लेवी का आपका इस माली साल का 30 जून तक का जो टारगेट है वो आपने 1468 अरब रुपए करनी है, और फरवरी तक का जो डाटा था आप 1 ट्रिलियन रुपीस से क्रॉस कर चुके थे। तो उसमें अभी मार्च का महीना भी गुजर गया, तो तकरीबन 1150 अरब रुपए आप ये लेवी हासिल कर चुके हैं। ये अगरचे पेट्रोल अकेले पे नहीं है, डीजल पे भी है, HOBC पे भी है, और इसके अलावा केरोसिन के ऑयल के ऊपर भी है। तो आप देखें अगर आप इसी शरह से चलते गए कि तकरीबन 130 अरब रुपए एक महीने की लेवी इकट्ठी करें, तो आप तो टारगेट से ऊपर चले जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट चाहती तो इस सूरत हाल को जो कशीदा है अभी आपने जी अभी ये टर्म है जो कि शायद बहुत से लोगों के लिए नया भी होगा, फोर्स मेजोर आपने बात की है, हमने भी पहली बार ही सुना ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि बहुत से मुल्कों ने इसको डिक्लेयर किया बिकॉज दीज आर वेरी अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस। हमारी जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं IMF से और हमारी कमर टूट रही है इन सारे पेट्रोल और डीजल इंक्रीजेस से, क्या हम नहीं ये डिक्लेयर कर सकते? हम पे भी तो वो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। जस्ट वांट टू नो दिस। जी जी बिल्कुल। देखें मैं आम सार्फिन के लिए ये बताना चाहूँगा, नाज़रीन के लिए, फोर्स मेजोर ये होता है कि आप एक एग्रीमेंट करते हैं जिस तरह हमने कतर के साथ किया। तो ये फोर्स मेजोर का जो राइट है ये कतर के पास होगा। कतर हमारा सप्लायर है LNG का, तो वो कहेगा कि मेरे इलाके में जंग है, मेरे इलाके में सैलाब, मेरी जो साइट्स हैं वो जंग की वजह से तबाह हो चुकी हैं, जहां से मैंने आपको ये प्रोडक्ट देनी थी, तो इसलिए फिलहाल मैं ये प्रोडक्ट नहीं दे सकता। लेकिन जो आपका सवाल है, अगर वो मुल्क फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर रहा है, जो कि कर दिया, कतर ने तो कर ही दिया था जी, उन्होंने कर दिया, तो उसका जो इफेक्टिव हूँ वो मैं हूँ। तो मैं भी, मेरे जो मुज़ाकरात हैं IMF के साथ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम तवानाई लेते हैं, वो हमें तवानाई नहीं दे रहे, तो जाहिर है उसकी पाकिस्तान में कमी होगी। अच्छा तो उस फोर्स मेजोर की वजह से इन जो शरायत है नरम किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई वजह नहीं होनी चाहिए। कह रहे थे नहीं तो क्या किया कि नहीं किया? खुर्रम साहब थे, कह रहे थे कि जी डीजल पे तो हमने कोई लेवी नहीं रखी हुई, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन पेट्रोल पे हम इससे ज्यादा कुशन नहीं दे सकते थे क्योंकि हम 10 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पे नुकसान कर रहे थे गुज़श्ता 3 हफ्ते से। अब्दुल्ला साहब आप वक्त गुजरने दें, अल्लाह करे पाकिस्तान में बेहतरी आए, लेकिन आपको पता है कि अभी हार्वेस्टिंग सीजन तकरीबन स्टार्ट हो चुके हैं जी, उसके लिए डीजल की कंजप्शन भी बढ़ी है पंजाब, उसमें सारे का सारा आपका डीजल कंज्यूम होना है। आपका डीजल एक महीने का तकरीबन हार्वेस्टिंग सीजन में 80 करोड़ लीटर इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अभी खुर्रम साहब को मैं भी सुन रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, तो खुर्रम साहब से ये पूछना था कि आपने डीजल के ऊपर लेवी तो जीरो कर दी है, वो जो लेवी आपने जीरो की है वो कराची से उठाकर कहाँ लेके गए हैं? बाहर फेंक दिया मुल्क से, आपने वो पेट्रोल के ऊपर लगा दी है। हाँ, आपने डायरेक्टली लेवी कम नहीं की, लेवी आपने उतनी रखी है। तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर IMF की कड़ी शरायत है, IMF नहीं मार रहा, हालांकि आप लेवी की कलेक्शन में टारगेट से ऊपर जा रहे हैं। और एक बात ये भी हम करना चाहेंगे, एक बात ये भी हम करना चाहेंगे कि ये जो है ना कि जी दुनिया में सबने बड़ा, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट जिसने इतनी ज्यादा कीमतों में इजाफा किया है। हमारे यहाँ 72.18%
प्री एंड पोस्ट अभी जो वॉर सिचुएशन है विद इन द वॉर सिचुएशन है इजाफा किया है 72%। साहब थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। अब्दुल्ला, आप जो भी स्टैट दे रहे थे ये FYI है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मतलब ताकि आपको पता हो कि दैट वी आर अप देयर। अली इमरान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि पेट्रोल स्टेशन पे हैं, एंड वी रियली वांट टू नो कि वहाँ क्या हालात हैं, स्पेशली फॉर बाइकर्स जो बाइक चलाते हैं, क्या उनको वो सब्सिडी मिल रही है, और अगर मिल रही है तो किस तरह, डू दे हैव टू शो समथिंग, और पंप्स वालों को भी पता है कि नहीं, बिकॉज यहाँ अभी 1 घंटे में हमें ये समझ आई है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन अभी तक होमवर्क वो हुआ नहीं हुआ था और अनाउंसमेंट आ गई। अली इमरान, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल हुमा, एक चीज़ तो तय है कि हम इस वक्त इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि लाइव बाइकर से बात भी कर सके, और वो हर एक को पता है कि लाइव हम बात क्यों नहीं कर सकेंगे बहालत मजबूरी। और यहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो 15-20 रुपए में बाइक वाला चीख पड़ता था, ये इतना ज़्यादा बड़ा इजाफा है ड्यू टू IMF प्रोग्राम और वो जो टैक्सेशन के मामलात हैं कि वो एडिशनल लगे हैं। और सेकेंडली ये कि हमारे पास जो सस्ता पेट्रोल और डीजल था वो हमने ऐसे ज़ाया किया है कि जैसे दीगर मुल्क बहुत केयर कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम को उन्होंने इंश्योर किया है, शॉपिंग मॉल्स को और दीगर जो मूवमेंट थी उनको बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन हम काफ़ी लिबरली इस हवाले से चले हैं कि कल तक कोई पेट्रोल जितना भी भरवा सके वो भरवा सकता था। तो अब जब सस्ता पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो लामोहला कल से ये इजाफा हुआ है। जो होमवर्क की आप बात कर रहे हैं, बड़ी आयरनी है कि जब हमें 26वीं आईनी तरमीम या 27वीं पास करनी होती है तो पूरी रात सेशंस चल रहे होते हैं, इलीट सारा इकट्ठा होता है, वो चाहे किस भी तरफ का, रोड के आर पार ऊपर नीचे जहाँ का भी इलीट हो वो आपको नजर आएगा, और अपने मफाद में चीज़ें होती हुई और लेजिस्लेशन आपको चश्मे ज़दन में होती हुई नजर आएंगी, भले से वो नौजवान पॉलिटिशियंस हो जो कि नए नौजवानों का नुमाइंदा अपने आप को जाहिर करते हैं, या उम्र रसीदा पॉलिटिशियंस, वो बहुत तेज़ी नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे 1 महीना 5 दिन सबको ये मालूम था, वज़ारत पेट्रोलियम के अली परवेज़ मलिक को बखूबी इल्म था, IT मिनिस्टर को इल्म था, या सूबाई हुकूमत को भी इल्म था कि ये होने जा रहा है। ऐप बनने में कितना टाइम लगता है उसके आइडियाज़ सबको पता है कि बहुत बड़ी ऐप्स यहाँ पे बनी हुई हैं, भले से वो जो टैक्सी ऐप्स हैं या जो बाइकिया ऐप है, तो वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करना, या ये कि सब्सिडी का डायरेक्ट तरीका कि आप डायरेक्ट सब्सिडी दे दें बजाय ये कि पेट्रोल पंप के थ्रू दें, तो मुख्तलिफ तरीके बहुत क्विकली हो सकते थे और आज से 15 दिन पहले ये किया लेकिन जा अभी सकता तक था। कोई तरीका नहीं है, जो अभी तक कोई तरीका नहीं है अली। हमें हमारे साथ सिंध हुकूमत की तर्जुमान थी और भी सूबाई हुकूमतों से हम रब्ता करेंगे। यही लग रहा है कि इन द प्रोसेस ही चल रहा है अभी तो। वो तो उन तो ये भी सजेशन दी कि शायद BISP की रजिस्ट्रेशन को दोबारा से खोलना पड़े। मतलब अभी तक सूबों ने ये डिसाइड ही नहीं किया और वफाक ने इंप्लीमेंट कर दी पेट्रोल प्राइसेस और ये कह दिया कि हाँ जी सब्सिडी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी किसी को नहीं पता। अली इमरान जी बताएं क्या कह रहे हैं। तो अभी तक नहीं हो पाया है और यकीनन जो स्पीड चल रही है उस हिसाब से कोई 10-15 दिन से पहले ये हो भी नहीं सकता। तो ये एक ऐसी लॉलीपॉप है जो कि अभी बनी भी नहीं है और वो बाइकर्स को देने की कोशिश की गई है अपने ऊपर प्रेशर कम करने के लिए। तो perhaps maybe we are forced to think, यहाँ पे यकीनन जो बाइक अली इमरान, we are forced to think कि ये ही चाहते भी यही थे कि हो जाए। हम करते रहेंगे अपनी प्लानिंग बाद में, लेकिन एटलीस्ट 1-2 हफ्ते 10 दिन तो गुजर ही गए होंगे ना, और करना पड़ेगा। तो 1000 रुपए जिसको नहीं मिलने वो नहीं मिले। आप बताएं कि चले ऑन एयर आप बात नहीं, किसी बाइकर से किससे बात हुई, कोई सेंटिमेंट क्या सोच रहे हैं? आप अपनी ज़बानी बता दें, व्हाट आर पीपल, हाउ पीपल डीलिंग विद इट, स्कूल भेज रहे हैं, नौकरियों पे कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा चलें, we will try to connect with, और rightly so अली इमरान ने कहा कि हम नहीं बात कर सकते, लोग क्यों लोग करेंगे, तो फिर आप मतलब शायद हम ऑन एयर ना कर सकें। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, पीपल सेंटिमेंट्स आर थ्रू द रूफ एट द मोमेंट, बिकॉज ये हम क्या कहेंगे, आप समझ ही गए हैं कि ये प्राइसेस इतना ऊपर जाना, परसेंटेजेस आपको बता दी हैं, रीजनिंग समझ नहीं आ रही, और ये भी पता चल गया कि हुकूमत की कोई खास होमवर्क भी नहीं है, हाउ टू कर्टेल दिस, हाउ टू प्रोटेक्ट द कॉमन मैन। तो वी आर गोइंग टू ऑब्वियसली, हम आपकी आवाज़ तो सुन ही रहे हैं बिकॉज यू आर राइटिंग टू अस, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आर आउट इन द फील्ड एज वेल, और जैसे ही उनसे दोबारा रब्ता होगा। अच्छा एक और बात, यू नो बाय द टाइम वी वर स्पीकिंग एंड टेकिंग अ ब्रेक, आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट के अली इमरान आप हमारे साथ हैं, हमें सुन सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़बानी सेंटिमेंट बता दें अवाम की। जी हुमा, सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा
यानी ये कि गुस्से वाले हैं और यही सब्सिडी जो गरीब बाइकर है उसको नहीं दी जा सकी। या तो ब्लैंकेट सब्सिडी होती है जो चलती रही और गुज़िश्ता 1 महीने तक चलती रही कि जो SUV वाले हैं वो भी सब्सिडी इंजॉय कर रहे हैं पेट्रोल पे, और जो बाइक वाले हैं उनकी तो बहरहाल ज़रूरत है। तो ये कोई अभी की बात नहीं है। इस तरह की ऐप बनाने की बात या इस तरह के टारगेटेड सब्सिडी की बात पहले भी अदवार में होती रही है, लेकिन ये जाहिर है कि फेलियर किसको कहा जाएगा। प्राइमरीली तो वजारत पेट्रोलियम है कि जिसके तहत वजारत फाइनेंस ने ये सब्सिडी देनी है, तो प्राइमरीली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, प्लस जाहिर है कि सूबाई हुकूमत प्राइसिंग के हवाले से उनकी अहमियत है। लेकिन क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये जो पेट्रोलियम का पूरा सब्जेक्ट है या इसमें जो सब्सिडी की बात है, ये सारा का सारा फेडरल सब्जेक्ट है, लिहाजा जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो फेडरल गवर्नमेंट की कही जाएगी कि उन्होंने क्यों मैकेनिज्म नहीं बनाया, जबकि सालों पहले। अच्छा अली, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? होती रही थी। अली, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यकीनन अवाम एलीट से, पॉलिटिकल एलीट से ये पूछेंगे कि आखिर। अच्छा, थैंक यू अली। अली ज़ाहिर सेंटिमेंट नहीं बता सकते थे, लोगों की ज़बानी नहीं सुना सकते थे। ये मुझे बताएं कि टोल्स में क्यों इजाफा कर दिया गया है? हाँ। मतलब अली लियारी एक्सप्रेस वे का टोल जो था वो 70 रुपए था कल तक, आज 100 रुपए है। सो ये अक्रॉस द कंट्री हम टोल्स में इजाफा देख रहे हैं। जी, ये तो बड़ी हैरत की बात है कि टोल तो इस सूरत हाल में, जबकि चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल की बड़ी हैं और डीजल की बड़ी हैं, तो उसमें टोल का क्या किरदार हो सकता है? उनकी यानी गाड़ियां गुजरने का जो मामला है या जो कलेक्शन का मामला है, उसमें क्या इनपुट कॉस्ट बढ़ी है कि जिसकी वजह से टोल बढ़ जाएगा? तो टोल का तो कोई रीज़न नहीं समझ में आता। और यकीनन ये अनअनाउंस्ड, भले से वो बड़ी शाहराहें हों या छोटी शाहराह, जैसे कि आप लियारी एक्सप्रेसवे की एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसमें अनअनाउंस्ड ये इजाफा होता रहता है और इसमें कोई ये नहीं है कि 1 जुलाई से इजाफा होगा। Got it, अली इमरान, थैंक यू। ये इजाफा हो गया, मतलब I pay 70 rupees a side and today I paid 100 rupees। आज जब आप नई रेट लिस्ट लग गई है। हाँ, लेकिन अब आज जब आप ग्रोसरी करने जाएंगे ना, forget everything else, तो बड़ी अच्छी तरह सारों को सब कुछ चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा। And my heart is breaking thinking about what's going to happen। ये क्या हो रहा है? We all need to save collectively। हाँ, मतलब हम सबको अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स, अपनी और पता है ये जो बात हो रही थी ना कि स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा हुई है पिछले 3-4 हफ्तों में, इट्स वेरी ट्रैजिक। हमें पता है कि जंग चल रही है, हमें अपने हालात का भी बड़ी अच्छी तरह पता है। व्हाट आर वी अप टू? क्यों हो रही है स्पेंडिंग? व्हाट आर वी थिंकिंग कि बस जितना है आओ ख़त्म कर दो और कल की कल देखी जाएगी। ये कल की कल देखी जाएगी वाला जो टर्म है ना, जो हमारे साथ चिपका हुआ है, वी नीड टू वेक अप। ईरान जंग आपको पता है अभी भी चल रही है, उसी के ये जो असरात हैं हम सब भुगत रहे हैं और पूरी दुनिया ही भुगत रही है, क्योंकि सदर ट्रंप ने फैसला किया है बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पे कि जंग होनी चाहिए इस खत्ते में। खैर आपको पता ही है सारी सूरत हाल। अच्छा, ईरान जंग आपको बता दें कि एजाज चौधरी साहब हैं हमारे साथ। पूरी डिटेल तो दे दो कि हुआ क्या। नहीं ट्रंप का भी नहीं सुनाना जब वो थ्रेटन टाइम कम है हमारे पास, क्योंकि जाहिर है काफ़ी मेहमान थे हमारे पास। चौधरी साहब, हम ये वो जो कौम से खिताब था जिस पे हमने कल भी तफसील से बात की, उसमें ये भी हो सकती थी उम्मीद कि भाई हम ख़त्म करने वाले हैं या ख़त्म करने लगे हैं, लेकिन जंग और तवील हो गई। 2 से 3 हफ्ते उन्होंने कहा मज़ीद हमले करेंगे और मज़ीद हमले वो भी कर रहे हैं, और साथ ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उनमें भी शिद्दत आ गई है। सो पूरी दुनिया के लिए ही क्या कहेंगे आप? मायूसी हुई सबको? जी बिल्कुल, ये तकरीर किसी भी अमेरिकी सदर के शायान शान नहीं थी। आप प्राइम टाइम में ऐसे ऐलान करने लगे जैसे कोई नई बात करने लगे। उसमें कोई नई बात तो नहीं की उन्होंने, वही बातें जो पिछले 2 हफ्ते से वो अपने ट्वीट्स में कर रहे थे, 4 हफ्ते से वही बातें दोबारा कर दी हैं। और उसके अंदर भी तज़ादात इतने ज़्यादा हैं। कभी कहते हैं कि मैं ईरान को स्टोन एज में भेज दूंगा, कभी कहते हैं कि उनके साथ हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी, फिर कहने लगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुद बहुत नेचुरली हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की आवाम भी खासी बददिल हुई होगी, और उनका मेरा ख्याल अपना जो सपोर्ट बेस है मागा, वो भी अब सोच में पड़ गया होगा कि हमने किसकी ये इतनी मदद की है। इसमें ये स्कूल भी तबाह कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियां भी तबाह कर रहे हैं, अस्पताल भी तबाह कर रहे हैं, यानी कोई इंसानी कदर कोई किसी किस्म की इनके नज़दीक नहीं है। बिल्कुल वही हिसाब है जिस तरह इसराइल ने गाज़ा में
बिल्कुल मासूम इंसानों का कत्ल किया, जेनोसाइड किया। तकरीबन उससे मिलती जुलती चीज़ ये यहाँ करना चाह रहे हैं। ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि गजा वाली सूरत हाल तो नहीं हो सकती। ताहम लग यही रहा है कि ये चाहेंगे कि भाई इस तरीके से जो जंग में अब मैं ख़त्म करूँ, तो मैं कहूँ कि देखें मैंने इतना कुछ तबाह कर दिया है, अब ईरान में कोई सकत नहीं रही और ये जंग को यानी अपनी अपनी जीत डिक्लेयर कर देंगे। होगा ये कि अमेरिका जो है वो जंग जीतेगा नहीं, वो एक स्टेलमेट रहेगा और ईरान जो है वो यकीनन उसका बहुत नुकसान हो गया होगा, लेकिन वो जंग हारेगा नहीं। और एक ऐसा तुरप का पत्ता ईरान के हाथ में आ गया है जिसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कि वो छुड़ाना अब आसान नहीं है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले भी अपील की थी सबसे, अपने सारे साथियों से की, उनको शर्म दिलाई, सारा कुछ किया कि आप आगे आइए और उसको खुलवाइए, लेकिन कोई नहीं आया। हत्ता कि वो चीन तक को उन्होंने अपील कर दी थी, कोई भी नहीं आया, तो कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद भी अब तन्हा होते जा रहे हैं। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सब के सब उनकी इन हरकत से नाला हैं। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक रिलायबल प्रेसिडेंट नहीं है और ये पहले अगर किसी को शक था तो इस जंग में बड़ी अच्छी तरह ये आया हो गया, सारों को पता चल गया है। जो उनके हामी थे, जो उनके साथी थे, वो भी पीछे आ गए हैं, तो दैट इज़ वेरी क्लियर। ये बताएं कि अमेरिका और इजराइल जो भी चाहें, तारीख यही बताती है कि जंगों का इख्तिताम या हालातों में अगर बेहतरी आनी है, अमन का क़याम जो है वो डायलॉग की मेज़ पर ही आता है और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से और दीगर ममालिक वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल के बयानात और इक़दामात जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते, क्या मुज़ाकरात के चांसेस को डेंट नहीं पड़ रहा? क्योंकि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। उनकी ऑनेस्टी बिल्कुल नज़र नहीं आती इस चीज़ में। देखिए, पाकिस्तान और कुछ और जो ममालिक हैं वो मुज़ाकरात के लिए एक राह हमवार कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं। मैंने तो कभी लफ्ज़ सालिस इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए, क्योंकि अभी तो पहले वो बैठने पे तैयार हों इकट्ठे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जी ईरान की सरकार या हुकूमत मुझे कह रही है कि बातचीत करें, लेकिन मैंने ये कहा, हालांकि वो बार बार कह रहे हैं ईरान की हुकूमत कि हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको एतबार ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और इसराइल ने भी पिछले साल जून में भी यही किया कि उधर बातचीत चल रही है, उधर से हमला कर दिया। और इस दफ़ा भी ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ समझौता पूरा हो गया और अगले दिन हमला कर दिया 28 फरवरी को। इसलिए अमेरिका का जो ये कहना कि वो मुज़ाकरात के लिए वो कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहा। अगर वो मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहा होता तो पाकिस्तान और दूसरे जो ममालिक हैं इनकी कोशिशों से फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल जंग को अल्टीमेटली तो रोकना इसी तरीके से ही होगा ना जी। और अगर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब रोकना चाह रहे हैं, ये नहीं वो ये है कि एक दिन ऐलान कर दे कि बस ख़त्म हो गया, उससे तो उनको यही सब ताबीर की जाएगी कि वो शिकस्त खा गया है अमेरिका। और देखिए, ये इसराइल के लिए भी जो उसका ख्वाब था कि ये बिल्कुल रास्ता हमवार हो जाएगा मेरे लिए एक ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो भी ख्वाब जो है चिकनाचूर हो जाएगा। गोया ईरान वही खड़ा होगा, ठीक है, उसको वक्त लग जाएगा, कुछ अपनी जिसे कहते हैं तामीर नौ के लिए उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन वो कम से कम हारा नहीं होगा, तो वो फिर एक नई कुव्वत बन के उभरेगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि उसके बाद पूरा मशरिक़ वुस्ता एक नई शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जो खलीजी रियासतें हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अभी तक तो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की कि उन्होंने जंग में नहीं कूदे। अगर वो जंग में कूद जाते, जिस तरह इसराइल चाहता है कि वो जंग में कूद जाएं, तो फिर तो उनकी ईंट से ईंट बच जानी थी, उनके सारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होने का खतरा था। तो अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने जो काम अच्छा नहीं किया, जिसका अब मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अमेरिका को अड्डे देने से वो महफूज नहीं हुए। और मेरे ख्याल में अब दोबारा उनको ये सोच आएगी कि हम क्या अमेरिका को अड्डे दें दोबारा। यकीनन दैट इज हाउ इट सीम्स। लेकिन एक न्यू रियलिटी, न्यू रिलेशनशिप बनाना आफ्टर दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि व्हाट हैव दे लर्न्ड। थैंक यू एजाज चौधरी साहब। आपको पता है हमारी जो पीएसएल की टीम्स हैं, पीएसएल के शानदार मैचेस तो हो ही रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स भी हो रही हैं। पीएसएल की टीम्स को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं है। तो लाहौर कलंदर वाले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने
इन बच्चों से इंटरेक्शन कराना था, SOS विलेज के बच्चों से हमारे प्लेयर्स का, हमारे स्टार्स का इंटरेक्शन कराना था, तो इन तमाम बच्चों को इनके पास ले आए, खिलाड़ियों के पास ले आए। बात है ना, वैसे ट्रस्ट लाहौर कलंदर टू कम अप विद समथिंग यूनिक, और उन्होंने समाजी जिम्मेदारी की एक खूबसूरत मिसाल जो है वो कायम की है। और एक मकामी होटल में जहाँ ये सारे थे वहाँ वो SOS विलेज के बच्चों को ले आए, उन्होंने उनको इनवाइट किया, वो पहुँच गए, और क्या मतलब खुशगवार माहौल था, मोहब्बत थी, खेल का एक हसीन जो है ना वो इम्तिजाज ही आप समझ लें वो देखने को मिला। मोहब्बत और खेल का इम्तिजाज, और एक बड़ा ही पॉजिटिव पहलू हमें देखने को मिला, मतलब बच्चों को साइंड बैट्स मिले, बच्चों को साइंड गेंदें मिली, बच्चों को बर्गर एंड फ्राइज की ट्रीट मिली। Why wasn't I there? I love burger and fries. अच्छा, you have to see this. अब्दुल्ला देखने देना। हाँ देखें, मगर बात बताएं भी तो सही ना साथ में। So it is really nice. It is really nice. So it is really heartwarming as well. So good job. अच्छा है। अच्छा, एक बात तो है ना, मतलब इट नीड्स टू बी सेड व्हाइल वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट, उसके बाद हम PSL की बात तो करेंगे, मैचेस की बात तो करेंगे, लेकिन ऑल टीम्स एंड देयर मैनेजमेंट्स नीड टू कम अप विद यू नो डिफरेंट थिंग्स लाइक दीज। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्स, बच्चों को अपने हीरो से मिलने का ना ख्वाब होता है, और वो ख्वाब पूरा हो जाए तो कमाल होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मैचेस पे। हाँ जी, सुपर लीग के इब्तदाई दिन ही चल रहे हैं, लेकिन मैचेस ऐसे दिलचस्प हो रहे हैं कि अभी हर टीम के लिए एक एक मरहला अहम हो चुका है। कल के पहले मैच में PSL की तगड़ी टीमों में से एक Which one? इस्लामाबाद यूनाइटेड थे। आपको बता दें कि अपने कप्तान शादाब खान की ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत ग्लैडिएटर्स को हराकर इस सीज़न की पहली फतेह जो है वो पहली बार जीती, पहली फतह हासिल की है। और नई फ्रेंचाइज रावलपिंडीज के इंटरनेशनल स्टार्स ने भी इस टीम की पहली फतेह जो है वो उसके लिए कराची किंग्स के खिलाफ पूरी जान लगा दी, और पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 197 रन स्कोर किए, नाकाम रह गए। So Karachi again. You know the new teams are not having much luck. हाँ, well, I think they will, you know, ज़ाहिर है इनके लिए नया तजर्बा है। But obviously हम साथ-साथ ये भी याद दिला रहे हैं कि it's still So Daryl Mitchell ने 41 गेंदों पर 65 रन, जबकि सैम बिलिंग्स ने 35 गेंदों पर 58 रन बनाए। जवाब में कराची किंग ने हदफ आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर हासिल कर लिया। आजम खान ने 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 34 गेंदों पर 74 रन। आजम खान जो है ना वो एक अमेजिंग PSL प्लेयर है। वो PSL परफॉर्मेंसेस आर लाइक ग्रेट। Let's talk about it. राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और सिकंदर बख्श साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं दोनों। राशिद भाई, what do you think about the matches which happened yesterday? हमारे पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए ब्रीफली पूछ रहे हैं। बहुत कम है। कल इस्लामाबाद के यंग प्लेयर यानी कि समीर मिन्हात ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और 82 रन किए हैं। यंगर प्लेयर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान टीम में। 7-8 प्लेयर अभी इन होंगे, जो नेक्स्ट T20 होगा तो मोस्टली जो टॉप ऑर्डर खेल रहे हैं, शामिल खेल रहे हैं या दूसरे प्लेयर नवाज खेल रहे हैं, हसन नवाज टॉप पे खिलाया जा रहा है उनको और अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। हसन नवाज ने भी अच्छी की, लेकिन स्पेशली कल के मैच की शादाब की और इनकी पार्टनरशिप थी। 2 विकेट पे उन्होंने 170-80 रन जो थे वो मुकम्मल कर लिए, 182 रन किए हैं। और यंग प्लेयर को ज्यादा देखा जा रहा है। समीर मिन्हात के बाद की मैंने शामिल की है। कोयटा ग्लैडिएटर 2 मैच हार गई, जो कि ज्यादा रन कर सकते थे। इनका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, 50 रन 60 रन 6 ओवर में कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद तेजी से विकेटें गिरती हैं। नाफे परफॉर्म नहीं कर पा रहे इनके, तो रायली रोसो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन इस्लामाबाद की पहली जीत हुई है और टीम अच्छी है इस्लामाबाद की। टॉप ऑर्डर चेंज किया थोड़ा सा, शादाब खुद ऊपर आ जाते हैं। शादाब की परफॉर्मेंस इस वजह से बेहतर नजर आती है हमें कि वो ऊपर खेलते हैं 3-4 नंबर पे। अभी चैपमैन की जगह वो खुद आए बैटिंग करने 4 नंबर और अच्छे तेज 50। उसने कहा भी कि मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, और बात भी हमने सुन जाए, उनकी फर्स्ट टॉक भी देखी है। सिकंदर ये बताएं, नई टीमों को टाइम क्यों लग रहा है? आई मीन टीमें तो नहीं होंगी, प्लेयर्स तो वही हैं। यार देखो, हमने लाहौर कलंदर की हम मिसाल दे सकते हैं कि वो उन्होंने 4-5 साल लिए हैं अपने आप को सेटल करने के अंदर, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, नए लड़के ट्राई किए, फिर उनकी समझ में आया, उन्होंने सेटल्ड हो गए। इसी तरह ये नई टीमें भी एक्सक्यूज मी इसी तरह सेटल्ड होंगी, और उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हालांकि लड़के वही पुराने हैं। जो हैदराबाद की टीम है उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा ये किया था कि अमेरिका से लेके लड़के आ गए थे जो पाकिस्तान से चले गए थे, मगर जो दूसरी टीम है पिंडीज, उसमें लड़के तगड़े हैं। मकसद है कि रिजवान वगैरह हैं जो कि ऑलरेडी खेलते हुए आए, तो उनको सेटल होना चाहिए था।
मगर ये कि अभी उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मगर अभी जो राशिद ने बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगा कि मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि हमारे जो बैटर्स हैं, जिसमें ये मिन्हास ब्रदर्स हैं, अरफात और समीर हैं, और फिर शामिल हैं, फजल अकबर है, साद बेग हैं, ये नए लड़के जो हैं ये रन्स कर रहे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स कोई जो है ना वो मजेदार नहीं आ रहे, और नए बच्चे थे जैसे अली रजा था, वो नहीं कामयाब हो सका, और दूसरे लड़कों को उन्होंने ट्राई नहीं किया अभी तक जो अंडर 19 के थे। तो मुझे बड़ी जो खुशी है इसी बात की। मगर मैंने पहले भी कहा था ये बात मैं दोबारा और मैं फिर बार बार कहता रहूंगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेक श्योर करना चाहिए कि जो लड़के हमारे नए लड़के हैं वो जरूर खेलें, उनसे मीटिंग्स करें। देखें, जब वो पैसों की बात होती है, पैसे बढ़ाने, पैसे प्रॉफिट की बात होती है, तो सब मिलके बैठ जाते हैं। तो इस पर भी मिलके बैठ जाएं कि पाकिस्तान का फ्यूचर इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब शादाब जो हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि आजम सिर्फ जो है पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, शादाब भी पीएसएल में परफॉर्म करते हैं। जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो उनकी वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होती, उनको 4 पे तो कोई नहीं भेजेगा ना। तो ये चीजें देखनी चाहिए, और बस अभी तक मजेदार स्टेज पे पहुंच चुका है ये, अभी और भी आगे जाना है इसने। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इन यंगस्टर्स की है। अच्छा राशिद भाई, अब्बास आफरीदी के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिस तरीके से वो गेंद कर रहे हैं? और दूसरा, हम समीर की बात कर रहे थे, हम साइम की बात कर रहे थे, आपकी भी औकात की नज़र है, आप बताइएगा अब तक जो मैचेस हुए हैं नौजवानों में जो मुस्तकबिल हो सकते हैं और ऑलरेडी बाज़ को चांस मिल रहा है, किस से हमें ज़्यादा तवक्कुआत रखनी चाहिए? अब्दुल्ला फजल की चंद इनिंग आई है, चंद बॉल खेली है उन्होंने विंडीज से, कल भी 7-8 बॉल खेली है। पावरफुल बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर है, लेकिन मजबूरी पे उनको खिलाया जा रहा है 6 नंबर पे, क्योंकि वहां पे एक प्लेयर चाहिए विंडीज को। उन्होंने 2 इनिंग छोड़ी। उससे पहले हम पिशावर में टूर्नामेंट में विदाउट आउट हुए बगैर उन्होंने 200 कुछ रन बनाए हैं। वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर लग रहा है। फर्स्ट क्लास में भी 40 का एवरेज, 4 सेंचुरी की है लास्ट सीजन में अगर देखा जाए तो जो हर फॉर्मेट में जा सकता है, खेल सकता है, तो वो एक ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है जो कि शामिल इम्प्रेसिव है बहुत ज्यादा। उस पर क्रिटिसिज्म तो हुआ है, लेकिन फुटवर्क पे हो रहा था जिसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। मेंटली टफ है वो अच्छा खेल रहा है। मां सदाकत को हमने देखा हुआ है, समीर मिनाज को हमने देखा हुआ है। तो ये हमें बैट्समैन नजर आ रहे हैं जो कि इससे पहले पीएसएल में बैट्समैन हमें कम नजर आते थे, यंगर लाइक अंडर 23 या इमर्जिंग प्लेयर। मोस्टली हम बॉलर्स को देखा करते थे। मोमिन कमर भी अभी यंग है, 19 इयर्स ओल्ड है, वो अनऑर्थोडॉक्स ब्रिज स्पिनर है, लेफ्ट आर्म, वो इंप्रेसिव है। वो बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी जितने भी मैचेस आगे जाते जाएंगे और वो बेहतर हो जाएंगे। सिक्की भाई की बात जो फास्ट बॉलर की है ना, बहुत मायूस कौन रहा है पूरे टूर्नामेंट में। शायद पिचेज इतनी फ्लैट है कि बॉल जा ही नहीं रही है, विकेट कीपर तक ही नहीं जा रही है, तो उनको बहुत मार भी लग रही है। अब्बास आफरीदी की आपने बात की, अच्छे बॉलर रहे हैं, लेकिन 140 प्लस कोई कर नहीं रहे। आमिर खान ने कल एक ओवर किया है जो कि सलमान अली आगा को 5 बॉल स्विंग हुई है, तो वो खेल नहीं पाए। उनकी 144 145 पे वो बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उनके चांसेस कम मिलते हैं। वो टीम में देखें अभी नसीम शाह अनफिट हो गए, जमान खान अनफिट हो गए, तो a lot happening actually. Rashid bhai and Sikandar, thank you so much for being with us. Sorry, that's all the time we have. हमने सोचा कि बहुत ही परेशानी होगी है, so let's lighten up the mood here as we go. By the way, तो आज पाकिस्तान की पॉप क्वीन नाजिया हसन की बरसी है, and we just want to listen to some of her music. What a stunning lady with the most beautiful आवाज, और बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गाना अभी रिलीज हुआ होगा। मतलब टाइमलेस म्यूजिक। ओके, गाना सुने, हम जा रहे हैं, मंडे को मुलाकात होगी, बाय।